फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों को पता चल ही गया है कि केपलर ने टाइको ब्राहे सर का डाटा जो है उसको यूज करके ये दुनिया को बताया कि जितने भी पुराने मॉडल्स हैं सोलर सिस्टम के जिसमें सर्कुलर पाथ दिखाया गया प्लैनेट्स का, असल में ऐसा नहीं है। जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे एलिप्टिकल पाथ में चक्कर काटते हैं सन के चारों ओर। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था मार्स, क्योंकि मार्स के कैलकुलेशन से ही पता चला कि जो पाथ है वो बेसिकली इलेप्टिकल है। अब ये बात तो हो गई। देखिए, इलेप्टिकल पाथ पता चल गया, लेकिन क्या है कि अब कैलकुलेशन के अंदर सिर्फ एक चीज थोड़ी आती है कि यहाँ पर पाथ कैसा है या फिर कितना टाइम पीरियड लग रहा है। टाइम पता है, पाथ पता है। अब इसके बाद जो है केपलर ने उसी डाटा का यूज करते हुए एक और चीज है जिसके ऊपर रिसर्च की, वो था उस प्लेनेट का डिस्टेंस और उसका टाइम के बीच में जो रिलेशनशिप है वो। कहने का मतलब है, एक इलेप्टिकल पाथ में हमें साफ साफ दिखाई देता है कि जो सूर्य है यानी कि सन है वो इलेप्टिकल पाथ के किसी एक कोने में है, मतलब एक साइड में है, और दूसरे साइड से वो पाथ थोड़ा दूरी हो जाती है उसकी, मतलब ये लेंथ थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। अब इसके अंदर पता ये करना था कि किस तरीके से मार्स या फिर दूसरे प्लैनेट्स जो हैं वो बेसिकली चक्कर काटते हैं और क्या प्रभाव पड़ता है सूर्य के पास आने पर उसके ऊपर, और सूर्य से दूर जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बेसिकली बहुत सिंपली मैं आपको समझाना चाहूँ, यहीं से निकल के आता है केपलर का दूसरा लॉ, कि उन्होंने मार्स की जो है इसी पाथ के ऊपर दो पोजीशन ली। मान लीजिए एक पोजीशन तो ये है और दूसरी पोजीशन ये है। अब इनका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, देखिए, अगर ये एक पोजीशन ये है तो दूसरी पोजीशन ये है, तो ये इसके बीच का एरिया हो गया, ठीक है। अब ये जो एरिया है बेसिकली, और इसने क्या है एक दूसरी पोजीशन ली जहां पे जो मार्स यहां पर है और दूसरा मार्स यहां पर है, और ये वाला एरिया दूसरा निकाला, यानी कि A1 और A2 दो एरियाज निकाल के दिखाए। अब ये जो दोनों एरियाज हैं इन दोनों को कवर करने का टाइम पीरियड एक ही था। इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ये दोनों जो एरियाज हैं वो बेसिकली इन दोनों को कवर करने का टाइम पीरियड एक ही था, यानी कि कहीं ना कहीं वेलोसिटी में परिवर्तन हुआ होगा। देखिए, बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन निकल के आई थी कि जब जो मार्स है जब वो चक्कर काटता है सूर्य के इस इलेप्टिकल पाथ के अंदर, जब वो सूर्य से दूर जाता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका रास्ता लंबा है और ये जो एरिया है वो खिंच जाता है। अगर आप देख सकते हैं एरिया चौड़ाई में कम है, यानी कि इसकी विड्थ कम है, लेकिन इसकी लेंथ काफी ज्यादा हो जाती है, इसलिए इसकी क्या है जो वेलोसिटी है वो कम हो जाती है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सूर्य से दूर होने की वजह से इसकी जो एनर्जी है वो कम हो जाती हो, इसको ऐसा भी माना जा सकता है। लेकिन ये तो हो सकता है कि जो हमारा सोलर सिस्टम है जिसको कर्व सोलर सिस्टम कहते हैं उसके साइज पे भी डिपेंड कर सकता है, मतलब किस तरीके की पोजीशन है, टेढ़ा है सीधा है कुछ कह नहीं सकते। वहीं अगर ये मार्स जो है वो सूर्य के पास आता है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। यहां पर कहने का मतलब यही है कि ये जो दो एरियाज हैं ये दोनों एरियाज हैं बराबर, ये हैं बराबर, और ये मतलब इन दोनों का हो सकता है कि आकार अलग अलग हो, जिसको कह सकते हैं शेप अलग अलग हो, लेकिन इन दोनों को कवर करने का टाइम पीरियड एक है, यानी कि ये दोनों एरिया बराबर निकल के आते हैं। और यहीं से केपलर का ये दूसरा नियम हमारे सामने निकल के आता है जो कि स्टेट करता है कि ये हमारा जो ये जो हमारा सन और प्लैनेट के बीच की जो लाइन है वो उसमें जो एरिया है वो एक फिक्स टाइम पीरियड में स्वीप करता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हमारे ये दो एरियाज हैं, जितना टाइम इस एरिया को कवर करने में लगा है उतना ही टाइम इस एरिया को कवर करने में लगेगा। और इस बीच जो प्लैनेट की स्पीड है वो सन के पास आते तो बढ़ जाती है, और प्लैनेट और हमारे सन से दूर जाते हुए प्लैनेट की स्पीड घट जाती है। और यही सबसे बड़ा सवाल था केपलर के सामने कि ऐसा हो क्यों रहा है। वो नहीं जानते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि दूर जाता है सन तो बढ़ जाती है, मतलब दूर जाता है तो घट जाती है स्पीड, और पास आता है जब सन के तो बढ़ जाती है। दैट वाज द क्वेश्चन। और यही जो चीज थी वो बाकी प्लैनेट्स पे भी हो रही थी। अब देखिए, जो एनर्जी वाला मैंने आपको बताया, फंडा की एनर्जी बढ़ जाती है सन के पास आने के बाद, ये हो सकता है, ये एक अनुमान है, बाकी इसको पूरी तरीके से कहना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो ये हो जाता है केपलर का सेकंड लॉ। और साथ ही मैं इसके चीज में एक और चीज ऐड करना चाहता हूं कि ये जो चीज है एक और चीज को डिस्क्राइब करती है, वो है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब ये एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? हमें मालूम है कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो किसी भी बॉडी का रोटेशनल मोशन है
जो कि कंजर्व्ड रहता है उसकी पहली और आखिरी पोजीशन के अंदर। तो यहाँ पर भी जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट हैं जो कि घूम रहे हैं, जैसे कि मार्स है वो घूम रहा है, यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर जो एरिया ये कवर कर रहा है वो काफी स्पीड से कवर कर रहा है, और यहाँ एरिया जो कवर कर रहा है वो बहुत धीरे धीरे कवर कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ जो दोनों एरियाज हैं वो बेसिकली है कांस्टेंट, उनका टाइम जो है वो फिक्स रहेगा। तो इसका मतलब इनका जो मोमेंटम है वो भी फिक्स रहेगा। जैसे कि हम लोगों ने पहले एक एग्जांपल लिया था एंगुलर मोमेंटम के लिए, कि एक डांसर जो है जब अपना पैर को इस तरीके से अंदर कर लेता है तब वो तेज घूमने लगता है, जैसा कि सन के पास जाते ही प्लैनेट तेज गति करने लगता है। उसी तरीके से जब वो अपने पैर खोल लेता है कुछ इस तरीके से, तो वो, मैं आपको बताऊं, बहुत धीरे धीरे, मतलब उसकी जो स्पीड है वो थोड़ी घट जाएगी, जिस तरीके से मार्स की स्पीड सन से दूर जाने पे घट जाएगी। इन दोनों को आप कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। तो ये है कैपलर का सेकंड लॉ। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है। और ये एलिप्स, अगर ये एलिप्स पाथ नहीं होता और सर्कुलर पाथ होता तो ये वेलोसिटी में चेंज नहीं आता, तब इनकी जो वेलोसिटी होती वो बराबर ही चलती। जैसे कि हमें पता है कि ये एक फिक्स शेप है, तो फिक्स शेप पे फिक्स वेलोसिटी होती। यहाँ पर जो ये फिक्स शेप, ये भी है फिक्स, लेकिन इसमें क्या है, सूर्य एक कोने पर है, तो एक बार प्लैनेट को क्या है, सूर्य के करीब आना पड़ेगा और एक बार उससे दूर जाना पड़ेगा। तो दोनों में फर्क यही है। तो इस फर्क को ध्यान में रखना है हमें, और समझना है कि जो वेलोसिटी का फंडा है, यहाँ पे कैसे चेंज हो रही है वेलोसिटी, और उस तरीके से हमारा जो एंगुलर मोमेंट है वो किस तरीके से कंजर्व्ड है। फ्रेंड्स, केपलर ने अपने पहले दो नियम पहले 1609 में आई बुक एस्ट्रोनोमिया नोवा में छापे थे, जिसमें से पहला नियम तो ये कहता था कि जितने भी प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के, वो सब के सब एक इलिप्टिकल पाथ पे चक्कर काटते हैं, जिसमें कि सन एक फोकस पर स्थित होता है। वहीं उसका दूसरा नियम ये कहता था कि प्लैनेट और सन को जोड़ने वाली जो लाइन है वो एक इक्वल इंटरवल के अंदर इक्वल एरिया स्वीप करती है, यानी कि उन दोनों का जो टाइम है वो सेम होता है दोनों एरियाज को कवर करने का, चाहे आप पूरे ऑर्बिट में कहीं पर भी हों। तो ये जो दो नियम है वो हम लोग पढ़ चुके थे। बाद में केपलर ने अपना तीसरा नियम जो है वो 10 साल के बाद अपनी एक दूसरी बुक हार्मनी ऑफ द वर्ल्ड के अंदर छापा था, जिसमें कि ये था, जिसमें कि देखिए जो प्लैनेट्स थे उनकी जो मूवमेंट्स थी उनके ऑर्बिट पर, उसको नोटिस करते हुए एक बहुत ही क्यूरियस चीज जो है वो केपलर ने ऑब्जर्व की, कि एक प्लैनेट जो है वो सन का चक्कर लगाने में, यानी कि एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लेता है, यानी कि जिसे हम लोग उसको कह सकते हैं ऑर्बिटल पीरियड, जिसको टी से डिनोट कर सकते हैं, उसका उस प्लैनेट और सन के बीच की एवरेज डिस्टेंस के बीच में कोई ना कोई रिलेशन है। ये रिलेशन उसने खोज के निकाला। ये रिलेशन ये कह रहा था कि ये एक चक्कर लगाने में प्लैनेट जितना टाइम लेता है, उसका जो स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लैनेट और सन के बीच की दूरी के क्यूब के, यानी कि सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के, यानी कि इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। और यही था केपलर का थर्ड लॉ। मतलब अगर हम लोग यूनिट्स को केयरफुली यूज करें, जैसे कि टी यानी कि ऑर्बिटल पीरियड को अर्थ ईयर्स में, यानी कि अर्थ को सन का एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है, यानी कि 365 डेज, और सेमी मेजर एक्सिस आर को एयू में, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में लें। एयू का मतलब हो गया अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस, जो कि लगभग है 150 मिलियन किलोमीटर्स के आसपास। तो ये ऊपर वाली इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। यानी कि इसका, चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि हमारे पास ये सोलर सिस्टम है, इसमें अर्थ का जो सेमी मेजर एक्सिस है वो है 1 AU, यानी कि 1 AU का मतलब हो जाता है 1.496 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 8 किलोमीटर। और मार्स का जो सेमी मेजर एक्सिस है वो है 1.524 AU। तो अगर हमें पता करना हो कि मार्स को सन का चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, तो हम इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, यानी कि टी स्क्वायर इजिकल्स टू में 1.524 का क्यूब इजिकल्स टू में आ जाएगा 3.54, और जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, यानी कि टी इजिकल्स टू में 1.88 अर्थ ईयर्स। अब यहां पर अर्थ ईयर्स, यानी कि 1.88 अर्थ ईयर्स का मतलब ये होगा कि एक अर्थ ईयर में 365 डेज होते हैं, तो 1.88 मल्टीप्लाई बाय 365 इजिकल्स टू में अप्रोक्सीमेटली 687 अर्थ डेज हो गए, यानी कि मार्स पर एक साल में
687 यानी कि 687 अर्थ डेज होते हैं। और ये इक्वेशन हमारे सोलर सिस्टम में सभी प्लैनेट्स के लिए काम करती है, यानी कि सभी प्लैनेट्स के का हमें पता करना है कि वहां पे एक साल में कितने दिन होते हैं। तो ये केपलर का जो थर्ड लॉ है हमें बता सकता है। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि हमारी बुक में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की जगह पे दे रखा है किलोमीटर और मीटर्स। आप देख सकते हैं अपने बुक के अंदर 8th चैप्टर के अंदर एक टेबल बनी हुई है जिसके अंदर आपको एयू की और टाइम की और ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू दे रखी है। तो अब हम यहां पर अगर चाहते हैं कि हम इस चीज को किलोमीटर और मीटर्स में निकालें तो हमें इस केपलर के लॉ को, केपलर की इक्वेशन को थोड़ा सा अनपैक करना पड़ेगा। और जब आप इसे अनपैक करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी टी स्क्वायर इक्वल्स टू में 4π² अपॉन में जी अपॉन में एम। यहाँ पे एम यानी कि सन और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट नहीं, इसको सेमी मेजर एक्सिस यानी कि r³ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर ये जो 4π² अपॉन में जी एम है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। यहां पर वैसे अगर आप कंप्लीटली एक्यूरेट वैल्यू निकालना चाहते हैं तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू में 4π² अपॉन में जी एम यानी कि सन का मास प्लस प्लैनेट का मास मल्टीप्लाई बाय इस r³। लेकिन आपको पता है कि सबसे बड़ा जो हमारा ग्रह है वो जुपिटर है, और जुपिटर का जो मास है उस पूरे प्लैनेट का वो सन से बहुत कम है, यानी कि सन का मास तो 1000 टाइम्स ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इसलिए अगर हम लोग इसको थोड़ा नेग्लेक्ट भी कर देंगे तो ये वैल्यू निकल के हमारे सामने आ जाती है। तो ये जो हमारे सामने वैल्यू निकल के आई है ये इससे हम लोग किलोमीटर और मीटर्स में निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे जी जो है हम सबको पता है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो यहां पर केपलर का जो थर्ड लॉ है वो न्यूटन के थर्ड लॉ से भी डिराइव किया जा सकता है, लेकिन केपलर को इस बारे में नहीं पता था। क्यों? क्योंकि तब तक तो ग्रेविटी आई ही नहीं थी, मतलब ग्रेविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो न्यूटन ने दिया ही नहीं था। तो अगर आप चाहें कि इस ऊपर वाली इक्वेशन को अगर आप डिराइव करें विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉ तो आप कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल है। उसके लिए आपको पहले एक सोलर सिस्टम मानना पड़ेगा, मतलब एक जिसको कहते हैं रोटेशनल ऑर्बिट मानना पड़ेगा, जैसा कि हम लोगों ने मान लिया है। अब हमें पता है कि अगर प्लैनेट सन के चारों ओर घूम रहे हैं तो एक फोर्स यानी कि सेंट्रिपिटल फोर्स भी लगता होगा। सेंट्रिपिटल फोर्स जो है वो बीच की तरफ खींचता है, हमें मालूम है। तो सेंट्रिपिटल फोर्स की वैल्यू हो जाएगी mv² अपॉन में r, मतलब r का वैल्यू जितना कम होगा यानी कि जो प्लैनेट सन के जितना पास होगा उसके ऊपर सेंट्रिपिटल फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा, और जितना दूर होगा उतना ही कम लगेगा। जाहिर सी बात है, ये बात तो हमें सबको पता है। यहाँ पे v जो है वो वेलोसिटी या स्पीड कह लो। वेलोसिटी या स्पीड इसलिए मैंने कहा क्योंकि जो प्लैनेट्स हैं वो एक सेम वेलोसिटी से करते हैं, तो हम इसको स्पीड और वेलोसिटी कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं दोनों में से। m जो है वो मास है और r जो है वो रेडियस है। और यहां पर हम लोगों को पता है कि हर प्लैनेट का अपना एक ग्रेविटेशन होता है, तो जो फोर्स ग्रेविटी लगाएगी वो अगर हम लोग इक्वल कर दें सेंट्रिपिटल फोर्स के तो F ग्रेविटी इज इक्वल्स टू में F सेंट्रिपिटल फोर्स। तो हमें पता है कि जो फोर्स होता है ग्रेविटी के द्वारा लगाया हुआ फोर्स होता है वो हमें पता है कि G बिग M स्मॉल m मल्टीप्लाई है और नीचे आएगा r² इज इक्वल्स टू में mv² अपॉन में r। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे m से m कैंसिल होगा, r से r कैंसिल होगा, तो v इज इक्वल्स टू में अंडरवुड में g स्मॉल m अपॉन में r। अब एक छोटा सा हमारा रिलेशन होता है वेलोसिटी या स्पीड का, v इज इक्वल्स टू में 2πr अपॉन में t, जो कि रिलेशन होता है v और t के बीच में, यानी कि वेलोसिटी और टाइम पीरियड के बीच में, जो हमें पता है। अगर हम v को उससे रिप्लेस कर दें तो जो आप इसको रिप्लेस करके स्क्वायर करके इसको सॉल्व करेंगे तो आपके सामने वैल्यू निकल के आ जाएगी टी स्क्वायर इक्वल्स में 4π² अपॉन में gm मल्टीप्लाई बाय r³। अब यहाँ पे जो r³ निकल के आया है वो क्या है? उस प्लैनेट और सन के बीच का दूरी, जिसको आप रेडियस भी कह रहे थे शुरुआत से। तो ये जो है हमारे सामने निकल के आता है फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला तकरीबन हर प्लैनेट का मतलब के ऊपर काम करता है, जिससे कि आप निकाल सकते हैं कई सारी चीजें, जैसे कि प्लैनेट का मास क्या हो सकता है, प्लैनेट का ईयर का टाइम क्या हो सकता है, मतलब एक साल उसमें कितने दिन के अंदर होता है, निकाल सकते हैं। साथ ही साथ इससे हम लोग सन का मास भी पता कर सकते हैं, तभी तो कई किताबों में लिखते हैं, मास लिखा हुआ है अगर आप देखेंगे तो। और ये बहुत ही ज्यादा काम की चीज है। इसी आप अर्थ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप अर्थ पे कैसे अप्लाई करेंगे? अर्थ के आसपास क्या घूम रहा है? मून। तो अभी हम लोग अर्थ और सन के बीच में कर रहे थे, अभी अपन लोग अर्थ और मून के बीच में करेंगे। इससे अपन लोग पता कर सकते हैं कि जो मून है उसके ऊपर उसका ग्रेविटी क्या है, उसका डिस्टेंस क्या है, उसका पीरियड क्या है। जैसे कि हम लोगों को पता है कि जो
हमारा जो मून है वो तकरीबन 27 या 28 डेज के अंदर जो है वो एक चक्कर काट लेता है पूरे अर्थ का, और हमारी जो अर्थ है वो 365 डेज के अंदर काटती है सन का। तो इस तरीके से कुछ कैलकुलेशंस करके दोनों के बीच का जो सेमी मेजर एक्सिस यानी दोनों के बीच की जो दूरी है, उसका जो टाइम पीरियड है, इन सबको रख के आप लोग निकाल सकते हैं अर्थ का मास, जो कि कुछ ये होगा। तो ये है केपलर का इंपॉर्टेंट लॉ, जो न्यूटन के लॉस के आने से पहले से उसने कर दिया, उसे दे दिया दुनिया को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं। 1619 में केपलर के तीनों लॉज आने के बाद लोगों को ये पता चला कि किस तरीके से हमारे सोलर सिस्टम के जितने भी प्लैनेट्स हैं वो किस तरीके से मोशन करते हैं, किस वेलोसिटी से मोशन करते हैं, और किस तरीके से जैसे जैसे ये सन से दूर होते जाते हैं वैसे वैसे इनकी जो वेलोसिटी है वो घटती चली जाती है, इनका टाइम पीरियड बढ़ता चला जाता है। ये सारी चीजें केपलर के लॉ से सबको पता चलती चली गई। लेकिन अब सवाल ये था कि जो मोशन हो तो रहा है, चलो मान लिया तीनों लॉज से हमें पता चल गया कि वो कौन से पाथ में कर रही हैं, सेम जो एरिया है वो सेम टाइम पीरियड में कवर कर रही हैं, और साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि कितना एक साल कितने दिनों का है, वहां पे सब कुछ पता कर लिया। लेकिन अब लोगों के मन में ये था, ये जानना था कि ये मोशन हो क्यों रहा है और सन के चारों ओर ही क्यों हो रहा है, ये सारे के सारे प्लैनेट सन के चारों ओर ही क्यों घूम रहे हैं, ये किस तरीके से बेसिकली इनका मोशन किस तरीके से डिजाइंड है। तो यहाँ पर कोई फोर्स है या फिर कुछ ऐसी कोई चीज है जो काम कर रही है जिसकी वजह से ये सारे के सारे प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट पर हैं, और सन भी किसी ना किसी के चक्कर काट रहा है, तो वो भी किस तरीके से किस फोर्स की वजह से वो घूम रहा है, मतलब सारी चीजें जो हैं वो किस तरीके से डिजाइंड है। तो इन सब चीजों को जो है सॉल्व करने का सबसे पहले जो ये काम किया था, हम सबको पता है, फेमस साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन ने पहली बार सबसे पहले जो ग्रेविटी का सबसे पहला एग्जाम्पल देखा था, वो हमें सबको पता है कि वो एप्पल का गिरना, वो सीधे सीधे जमीन पर आना, क्या नाम है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसको उन्होंने शायद नाम दिया था टेरेस्ट्रियल ग्रेविटेशन, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का सीधे नीचे गिरना। तो देखिए, अगर प्लैनेट्स के मोशन के ऊपर स्टडी करनी थी तो सबसे पहले हमारे पास और कुछ नहीं था न्यूटन के पास, सिर्फ केपलर के लॉस थे और टाइको ब्राहे का ऑब्जर्वेशन था। तो केपलर के लॉस को स्टडी करते करते न्यूटन ने जो है एक आर्ग्यूमेंट क्रिएट की कि ये जो टेरेस्ट्रियल ग्रेविटेशन यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का सीधे जमीन पे नीचे गिर जाना और केपलर की जो लॉस हैं उनका आपस के अंदर कोई ना कोई रिलेशन है, और कोई ना कोई एक ऐसी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए जो इन दोनों को आपस में समझा सके। आपको याद होगा जब मैंने केपलर के थर्ड लॉ की बात की थी, तो मैंने कहा था कि न्यूटन के नियम से भी केपलर का लॉ समझाया जा सकता था, और उसका मैंने डेरिवेशन भी किया था। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जा रहे थे सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने वाकई में सही दिमाग लगाया था कि इस टेरेस्ट्रियल यानी ग्रेविटेशन यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के सीधे नीचे आने का और प्लैनेट्स का सन के आसपास जो है मोशन करने का कोई ना कोई आपस में रिलेशन है, कनेक्शन। तो अब बात ये थी कि केपलर के जो लॉ हैं उन्होंने वो सन की तरफ नहीं गए सीधे, उन्होंने सिर्फ अर्थ को पकड़ा और मून को पकड़ा। उन्होंने क्या, इन दोनों के बीच में जो मोशन हो रहा है उसको समझने की कोशिश की। देखिए, अर्थ के आसपास जो मून घूम रहा है वो क्यों घूम रहा है, बेसिकली उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि जो मून है उसको कोई ना कोई एक्सेलरेशन है जो अर्थ की तरफ खींच रहा है, मतलब अर्थ के अंदर एक ऐसा एक्सेलरेशन है, एक ऐसा फोर्स है जो मून को अपनी तरफ खींच रहा है। ये आर्ग्यूमेंट सबसे पहले उन्होंने उठाई, और इस एक्सेलरेशन को उन्होंने नाम दिया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों, हम सबको पता है कि जो किसी भी मतलब यहाँ पे सर्कल है, सर्कल में घूम रहा है, ऑर्बिट में घूम रहा है, सेंटर की तरफ खिंचाव है, सेंटर की तरफ, तो उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का नाम दिया गया। अब इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को उन्होंने फॉर्मूला वाइज कैसे दुनिया के सामने रखा कि अब एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन हमें पता है कि वेलोसिटी के अंदर आया हुआ चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो रोटेशनल हो रही है, तो वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन में इस ऑर्बिट का जो रेडियस था, यानी कि v स्क्वायर अपॉन में आर एम इजिकल्स टू में ए एम, यानी कि मून को जो एक्सेलरेशन नीचे खींच रहा है ए एम, वो होगा मून की इस ऑर्बिट के अंदर वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन में इस ऑर्बिट की रेडियस, v स्क्वायर अपॉन में आर एम। और यहां पर उन्होंने जो वेलोसिटी थी यानी कि v थी उसको लिखा 2 पाई आर एम अपॉन में टी,
क्यों? क्योंकि इस ऑर्बिट को 2 पाई मानेंगे, क्योंकि 360 डिग्री का एक चक्कर होता है, तो 2 पाई मल्टीप्लाई बाय इस ऑर्बिट की जो त्रिज्या है यानी कि जो रेडियस है वो आर एम अपॉन में टी। इस वेलोसिटी को यही तो कहेंगे पोजीशन का जो टाइम के रेस्पेक्ट में आया हुआ चेंज dx बाई dt। आपको याद होगा मैंने बताया हुआ रेट ऑफ चेंज के बारे में। तो v इज इक्वल्स टू में 2 पाई आर एम अपॉन में टी। इसको इन्होंने सब्स्टिट्यूट किया इस एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूला के अंदर, यानी कि वेलोसिटी की जगह ये वैल्यू रखी, तो इन्हें प्राप्त हुआ ए एम इज इक्वल्स टू में 4 पाई स्क्वायर आर एम स्क्वायर टी अपॉन में आर एम, और आर एम से आर एम को कैंसिल आउट किया और वैल्यू निकल के आई ए एम इज इक्वल्स टू में 4 पाई स्क्वायर आर एम अपॉन में टी। यानी कि ये वो एक्सेलरेशन है जो मून को अर्थ की तरफ खींच रही है। अगर आप समझ पा रहे हो तो भाई, अर्थ के अंदर ग्रेविटी है हमें पता है, उस समय तक तो नहीं पता था लोगों को, लेकिन अर्थ की जो ग्रेविटी है वो मून को इस एक्सेलरेशन से अपनी तरफ खींच रही है। अब यहां पर जो है उन्होंने कुछ चीजों का दिमाग लगाया। केपलर के लॉ से उन्होंने पता किया कि कितना टाइम जो है, मतलब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कितने टाइम में मून जो है वो अर्थ का एक चक्कर लगा रहता है। हमको पता है कि 27.3 डेज के अंदर लगाता है, और जो अर्थ की मून से जो दूरी है वो 3.84 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को इस एक्सेलरेशन के फॉर्मूला के अंदर रख दूं तो मेरे पास उस एक्सेलरेशन का मान निकल के आएगा, उस एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल के आएगी जिससे मून अर्थ की तरफ खींच रहा है। उन्होंने किया भी यही, वैल्यू रखी, तो वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेटली, देखिए बहुत ही रफ वैल्यू है, 2.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर सेकंड स्क्वायर, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये निकल के आई मून के एक्सेलरेशन की वैल्यू, जो कि अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, उससे तो बहुत छोटी है। आप देख सकते हैं कि बहुत छोटी वैल्यू निकल के आई है। इस 9.8 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर से बहुत छोटी वैल्यू है, तो ये बिल्कुल नेग्लेजिबल वैल्यू निकली। तो यहां पर यही बात समझने वाली थी कि अगर मैं अर्थ पे अपने घर की छत से कोई चीज नीचे गिराता हूं तो वो इतने एक्सेलरेशन से 9.8 मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे आएगी, और कोई चीज अगर मैं मून से अर्थ पे गिराता हूं तो उसको अर्थ पे गिरने में बहुत टाइम लगेगा, या फिर हो सकता है कि स्पेस की वजह से वो चीज कभी नीचे आए ही ना, ऐसा भी हो सकता है। तो यहां पर बेसिकली हमें पता क्या चलता है, यहां पे हमें पता चलता है कि जो फोर्स है अर्थ, मतलब जितना मून अर्थ से दूर है उतना ही ग्रेविटी के एक्सेलरेशन की वैल्यू घट गई। मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस उतनी ही इसकी वैल्यू घट गई, ग्रेविटी डिक्रीज होती चली गई। तो यहां से न्यूटन ने एक बहुत ही अच्छा नियम जो है प्रपोज किया। वो नियम था जिसको आप लोग कहते हैं इनवर्स स्क्वायर का नियम, डिस्टेंस के इनवर्स स्क्वायर का नियम। कहने का मतलब है कि चीज जितनी दूर होगी ग्रेविटेशनल फील्ड का, यानी कि यहां पे ग्रेविटी का प्रभाव उतना कम होता चला जाएगा। और ये जो नियम था इनवर्स स्क्वायर का, डिस्टेंस के इनवर्स स्क्वायर का, ये सिर्फ हमारे ग्रेविटेशन में ही नहीं, ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी में, मैग्नेटिज्म में, और भी जहां तहां इसका यूज हो सका सब जगह ये नियम मतलब फिक्स है कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे से दूर करोगे, डिस्टेंस बढ़ाओगे, उस फील्ड का असर खत्म होता चला जाएगा। जैसे कि दो चार्जेस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, जितना दूर ले जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड का असर खत्म होता जाएगा। दो मैग्नेट्स हैं, एक दूसरे को दूर ले जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड का असर खत्म हो जाएगा। तो यानी कि मून के ऊपर जो ग्रेविटी है, अब देखिए मून के ऊपर जो ग्रेविटी है और अर्थ की वजह से मून पर जो ग्रेविटी लग रही है वो दोनों अलग अलग है। मतलब मून पे ग्रेविटी का वैल्यू कुछ ये है 1.6 के आसपास, और यहां पर ये जो मैं बात कर रहा हूं जो एक्सेलरेशन अर्थ जो है मून पर लगा रही है नीचे आने के लिए, वो चीज एक अलग है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, वो अलग चीज है। तो इसका मतलब ये इनवर्स स्क्वायर का नियम है, ये सिर्फ हमारे अर्थ पे नहीं हर प्लेनेट पे लगता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए न्यूटन ने इस ग्रेविटेशन का यूनिवर्सल लॉ दिया। इसलिए इसे इसीलिए यूनिवर्सल कहते हैं क्योंकि ये यूनिवर्स में हर जगह पे लगा हुआ है, हर जगह पे आप देख सकते हैं। और इसी को मानते हुए, इन्हीं सब ऑब्जर्वेशन को रखते हुए न्यूटन ने जो नियम था वो ऐसे प्रपोज किया था, जिसका स्टेटमेंट आपको अच्छी तरीके से पता है कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स ईच अदर body with a force which is directly proportional to the product of their masses
एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब देखिए, मतलब ये हुआ कि दोनों बॉडी के जो मासेस हैं उसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब देखिए, जाहिर सी बात है, अगर दो बॉडी है उनमें कुछ मास तो होगा ही, वो एक दूसरे को खींचेंगे, फोर्स लगेगा, लेकिन उस फोर्स के ज्यादा या कम होना डिपेंड करता है उसके बीच की डिस्टेंस के ऊपर। जितना दूर होगा डिस्टेंस उतना ही कम फोर्स, और जितना पास उतना ही ज्यादा। ये कई बार कर चुके हैं हम लोग ये बात, इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन इस इनवर्स स्क्वायर के डिस्टेंस के जो नियम है इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये हर जगह पे काम आता है। इसकी बड़ी वैल्यू है। अगर आप कभी भी सर्च करके देखेंगे, किसी भी बड़ी किताब में पढ़ेंगे, तो इस इनवर्स स्क्वायर डिस्टेंस के इनवर्स स्क्वायर के नियम को काफी महत्व दिया गया, काफी इंपॉर्टेंस दी गई है। तो फ्रेंड्स, इसी के हिसाब से उन्होंने जो है इसको डिजाइन किया, इस फॉर्मूला को, कि जो फोर्स है दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो m1 मल्टीप्लाई बाय m2 अपॉन में r स्क्वायर होगा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और बीच में इन्होंने लगाया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहा जाता है, जिसके ऊपर अभी तक हम लोग बात करते हैं 9.8, उधर 1.6, अलग अलग प्लैनेट पे अलग अलग ग्रेविटी, तो वो कांस्टेंट चेंज होता रहता है अलग अलग प्लैनेट के हिसाब से। अगर हम अर्थ पे हैं तो फिक्स रहेगा, 9.8 ही रहेगा। तो ये जो फॉर्मूला है निकल के आया, और यहां पे इंपॉर्टेंट है आर स्क्वायर, 1/r², इसको याद रखना। तो फ्रेंड्स, आगे हम लोग बात करेंगे इसी के वेक्टर फॉर्म की। और एक चीज और मैं बता दूं कि इसी से मिलता जुलता एक नियम है जो इलेक्ट्रिसिटी में लगता है, वह कूलम्ब्स लॉ। दोनों में फर्क कुछ नहीं है, वहां पे चार्जेस का काम चलता है, यहाँ पे मासेस का काम चलता है, दोनों में डिस्टेंस वही इक्वल चलती है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के से संबंधित है, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्स पे लगता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यूनिवर्स पे लगता है लेकिन कम लगता है, क्योंकि वहां पे प्रभुत्व जो है, वहां पे जो ताकत जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की ज्यादा है ऊपर। हमारे इस वर्ल्ड के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ल्ड की ज्यादा है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की ज्यादा है। 1687 में न्यूटन के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के आने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा का जो विषय रहा वो ये जी यानी कि द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था। देखिए, ये बात तो क्लियर हो चुकी थी कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं अपने एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, और वो फोर्स जो है बेसिकली उनके मासेस के प्रोडक्ट्स के जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। साथ ही उस चीज को क्लियर करने के लिए बीच में एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी आया। लेकिन मैं आपको बता दूं, न्यूटन को भी इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में कुछ पता नहीं था। कहने का मतलब है, वो ये जानते थे कि ये उस फोर्स के वैल्यू के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इसका न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में वो नहीं जानते थे। और अब उसको पता करने के लिए कई सारे एक्सपेरिमेंट्स भी हुए, कई सारे लोगों ने ट्राई भी किया, पता भी किया। कई लोगों ने कई हफ्तों, महीनों, सालों तक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन कुछ खास पता नहीं लगा पाया। और उन्होंने भी कहा कि ये सिर्फ एक गुमनाम जी बन के ही रह जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, न्यूटन के ग्रेविटेशन लॉ के आने के तकरीबन 100 साल के बाद यानी कि 1798 में इंग्लिश साइंटिस्ट हेनरी कैवेंडिश, जो कि बहुत ही, मैं कहता हूं कि कई सारे, न सिर्फ फिजिक्स बल्कि केमिस्ट्री के भी कई सारे एक्सपेरिमेंट्स के अंदर उनका काफी अच्छा हाथ रहा है। कूलम्ब्स लॉ के बारे में भी उन्होंने लिखा है। हाइड्रोजन, हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा फैली हुई हाइड्रोजन है, मतलब इसके बारे में भी उन्होंने हमें ढंग से बताया है। मतलब फैलने का मतलब है यहाँ पे इनफ्लेमेबल, फ्लेमेबल, मतलब हाइड्रोजन के ऊपर काफी सारी रिसर्च उन्होंने की थी। और केमिस्ट्री के अंदर इसी तरीके से फिजिक्स के अंदर कूलम्ब्स लॉ के बारे में लिखा था। साथ ही ये जो एक्सपेरिमेंट है वो उनकी जिंदगी के लास्ट ईयर्स में उन्होंने किया था। कहने का मतलब है जब उनकी एज 60s में चल रही थी। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट उन्होंने ऐसे किया दो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। उन्होंने अपने गार्डन के अंदर दो लेड बॉल लगाई, मतलब लेड से बनी हुई दो ऐसी बहुत बड़ी बड़ी बॉल्स थी, जिनके बीच में वो अट्रैक्शन देखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक बार ली, उस बार के दोनों एंड्स के ऊपर दो छोटी छोटी बॉल्स लगाई थी लेड की, ये 4 बॉल्स हो गई मतलब, और उसको लटकाया एक वेरी थिन, मतलब बहुत ही पतली वायर से उसको ऊपर ऊपर लटका दिया। अब वो देखना चाहते थे कि इन दो बड़ी बॉल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स की वजह से इस बार पे क्या प्रभाव पड़ता है, इस बार पे लगी हुई बॉल्स पे क्या प्रभाव पड़ता है। आप समझ पा रहे हो, मैं आपको जितनी कोशिश कर रहा हूं समझाने की। तो उन्होंने क्या किया, इसको लटका दिया। अब चक्कर ये है कि हम उसके सामने रह करके, मतलब अब वो फोर्स क्या है, बहुत ही मतलब माइनर भी हो सकता है,
उसका असर कितने समय में दिखेगा, कितने समय में नहीं दिखेगा, ये बात पता करना, ये बात जानना बहुत मुश्किल था। इसीलिए उन्होंने एक टेलीस्कोप की मदद से अपने गार्डन से बहुत दूर उन्होंने अपना सेटअप लगाया, जिससे कि वो ऑब्जर्व कर सकें कि यहाँ पे बेसिकली चल क्या रहा है इसके बीच में। ठीक है, अब ये ऑब्जर्वेशन तकरीबन 1 साल तक चली, हर सीजन के अंदर चली। अब ऑब्जर्वेशन में उन्होंने क्या देखा, देखिए पहले सेटअप कुछ इस तरीके से था कि दो बड़ी बॉल्स यहाँ उपस्थित थी और ये बार कुछ इस तरीके से लगी हुई थी। अब क्या हुआ पहली बार में कि ये जो बार है कुछ समय के बाद थोड़ी सी ट्विस्ट हो गई। कहने का मतलब है दोनों बॉल्स की तरफ से बराबर बराबर फोर्स की वजह से बराबर एक टॉर्क लगा, जिसकी मदद से जो बार है अपनी जगह से कुछ इस तरीके से डिस्प्लेस हो गई। इस डिस्प्लेसमेंट के कारण अब ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो जाहिर सी बात है जो वायर है इसके अंदर भी कोई ना कोई प्रभाव पड़ा होगा, मतलब ये कुछ एंगल से ये भी ट्विस्ट हो गई होगी। तो इनको करना कुछ नहीं था, ये एंगल नोट करना था, ये टॉर्क नोट करना था, जिसकी मदद से वो पता लगा सकते थे कि उस फोर्स का वैल्यू क्या है। वेरी सिंपल। तो अब ये जो टॉर्क था, अब जाहिर सी बात है कि यहां पर जो लॉ निकल के आया था, लॉ तो हमें पता है ग्रेविटेशन का, G m m/r²। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, उस बार की लेंथ भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट है बेसिकली इस बार पे चल रहा है। L इज इक्वल्स टू में क्या होगा, जो टॉर्क आया है, जो टॉर्क मतलब जो दोनों तरफ से जो फोर्स लगा है वो मल्टीप्लाई बाय ये जो तार जिस एंगल में घूमी है, यानी कि थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि टोटल ये हो गया G m m/r²L इज इक्वल्स टू में टॉर्क थीटा। ये निकल के आया फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूले की मदद से उन्हें इस बिग जी की वैल्यू निकालनी थी। लेकिन उसके लिए जरूरी था कि ज्यादा से ज्यादा थीटा की वैल्यू निकाली जाए। इसके लिए जरूरी था कि ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्वेशन की जाए। इसलिए मैंने कहा कि ये जो एक्सपेरिमेंट्स थे बेसिकली 1 साल तक चले। 1 साल तक उन्होंने बहुत सारे कई सारे एंगल्स निकाले। तो ये तो एक पोजीशन थी। दूसरी पोजीशन में उन्होंने क्या किया कि इस बार को ऐसे कैसे ही छोड़ दिया, और ये जो बॉल्स थी इनको ये दूसरे एंड्स पे ले आया कुछ इस तरीके से। यहां से भी था, यहां से हुआ क्या, ये जो वायर थी वो दूसरी तरफ, यानी कि पहले जिस तरफ घूम रही थी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट हो गई टॉर्क की वजह से। तो कई सारे थीटा इन्होंने पता किए इन दोनों पोजीशन के ऊपर, और अंत में जाकर के सारी वैल्यूज रख के, यानी कि लेड के बॉल की जो मास था उसके बीच की जो डिस्टेंस थी, सब कुछ रख के उन्होंने जी का वैल्यू निकाला 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में kg स्क्वायर। यानी कि अगर मैं आपको नॉर्मल शब्दों में समझाऊं तो यहां पर अगर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका जो वेट है वो 1-1 kg है, और इनके बीच की जो सेपरेशन यानी कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बेसिकली 1 मीटर है, तो वो एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे, अब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे इस फोर्स से, यानी कि 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 इस बेसिकली इस कांस्टेंट से, इस फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पर हमें यही बात समझनी थी कि इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का बेसिकली मतलब क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि असल में ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाला फोर्स है वो तो यही है, बाकी वो उसके मास से और उनके बीच के सेपरेशन से जब मल्टीप्लाई होता है तो वो क्योंकि देखिए अब हमारे पास क्या अलग अलग वेट के, अलग अलग मास के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि अर्थ है और मून का मास अलग अलग है, लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स तो लगा रहे हैं ना। अब ये जो फोर्स लग रहा है यही फोर्स क्रिएट करता है एक्सेलरेशन को, यानी कि जो 9.8 क्रिएट हुआ है ग्रेविटी के इस फोर्स की वजह से 9.8 मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर का जो एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ है ये हुआ इस फोर्स की वजह से ही है। तो फ्रेंड्स ये था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू जो कि सर हेनरी कैवेंडिश ने निकाला था, और कैवेंडिश का एक्सपेरिमेंट था। ये उतना हार्ड एक्सपेरिमेंट नहीं था, लेकिन ये बहुत ही क्रूशियल इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था। अगर ये नहीं होता तो आज भी हम लोग कैपिटल जी को कैपिटल जी ही लिख रहे होते। फ्रेंड्स 16th सेंचुरी यानी कि 1500 के बाद से ही गैलीलियो, ब्राहे और न्यूटन जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट ने कहीं ना कहीं ग्रेविटी को फील करना शुरू किया, उसके एक्सपेरिमेंट समझे, किसी ने इंक्लाइन प्लेन से समझे, किसी ने एप्पल से समझे। इसी तरीके से न्यूटन ने मून तक, यानी कि मून को भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अपनी जगह पे टिका हुआ माना। मतलब ऐसी कई सारे आर्गुमेंट्स आए, ऐसे कई सारे थ्योरम्स आए, ऐसे कई सारे फॉर्मूलाज आए।
तो ये सारी जो चीजें हैं कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली साबित सही हो रही थी। उनको ये पता था कि कोई ना कोई फोर्स है जो कोई ना कोई एक्सेलरेशन क्रिएट करता है, जिसकी मदद से हम लोगों को ये फोर्स महसूस होता है। और हमें पता है कि 1798 में हेनरी कैवेंडिश ने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू भी खोजा था। लेकिन इस एक्सेलरेशन है, ये बात मान लिया कि एक फोर्स है जो एक्सेलरेशन क्रिएट कर रहा है, लेकिन इस एक्सेलरेशन को निकाले कैसे, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, हमें कैसे पता चले, ये हेनरी कैवेंडिश के कैपिटल जी यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की खोज के बाद ही पॉसिबल हो पाया। किस तरीके से, ये हमें समझ में आएगा कुछ इस एग्जांपल की मदद से। मान लीजिए कि हमारी अर्थ है कुछ इस तरीके से, इस अर्थ के ऊपर एक सरफेस पर एक आदमी खड़ा हुआ है। अब ये आदमी जो है, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अब सवाल ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स, एक तो इसका मास है, दूसरा इस पे दूसरा मास मतलब दूसरा ऑब्जेक्ट कौन सा है जो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। जाहिर सी बात है ये पूरी की पूरी अर्थ, और पूरी की पूरी अर्थ का जो मास है वो कहाँ पर एकत्रित है, कॉन्सेंट्रेटेड है। हमें मालूम है कि इसके सेंटर के ऊपर यहाँ पर कहीं कहीं है, इसका सेंटर मान लेते हैं हम लोग। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आदमी का मास मान लीजिए स्मॉल m है, और पूरी धरती का मास मान लीजिए कि m है, कैपिटल M, या फिर E भी लिख लीजिए इसके आगे ME। तो ये दोनों मासेस हैं, एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं फोर्स, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, हमें मालूम है कि अर्थ की जो रेडियस है वो कैपिटल R मान लीजिए। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया F इज इक्वल्स टू में कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M अपॉन में R स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर। तो ये जो फोर्सेस है ये एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, ये मान लिया। लेकिन ये किस एक्सेलरेशन से धरती के सेंटर की तरफ बढ़ेगा? अगर मान लीजिए ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं और ये अगर सेंटर की तरफ खींच रहा है, तो किस एक्सेलरेशन से खींचेगा ये पता करना है हमें। तो हम कैसे करेंगे? तो ये पॉसिबल हो सकता है न्यूटन के ही सेकंड लॉ से। अब न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई मास हो और अगर हमें उसे वेलोसिटी देनी हो तो उसके अंदर कुछ एक्सेलरेशन करना पड़ेगा, उसके लिए हमें उसके ऊपर कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कि F इक्वल्स टू में ma। बहुत सिंपल। तो उस एक्सेलरेशन को पता करने के लिए इसको a मान लिया, एक्सेलरेशन को पता करने के लिए उन्होंने F अपॉन में m कर दिया, यानी कि स्मॉल m जो उस ऑब्जेक्ट का मास है। तो यहां पर a इक्वल्स टू में F अपॉन में m स्मॉल m, और यहां पे फोर्स का जो वैल्यू है वो क्या है, वो भी हमने निकाला है, F इक्वल्स टू में G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में R स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा स्मॉल m। तो स्मॉल m से स्मॉल m जो है वो कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पर वैल्यू निकल के आई A इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन में R स्क्वायर। मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति इस कैपिटल M मास की पृथ्वी पर खड़ा है, यानी कि मैं भी अगर खड़ा हूं, तो मैं इस फोर्स से, मतलब G की वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में kg स्क्वायर, इस वैल्यू के साथ इस त्रिज्या को, मतलब इस रेडियस को कवर करते हुए नीचे जाऊंगा इस एक्सेलरेशन के साथ। अब उन्होंने एक चीज नोटिस की कि ये जो एक्सेलरेशन ए निकल के आया है, ये धरती के हर जगह पे, मतलब हर कोने में, आप कहीं पे भी चले जाओ, इस एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं बदलने वाली। चाहे मैं धरती पे खड़ा हुआ हूं या फिर किसी बिल्डिंग पे खड़ा हूं, किसी घर पे खड़ा हूं, तो वो जो एक्सेलरेशन है बदलने वाला नहीं है। इसलिए इस चीज को ए से बदल के इन्होंने नाम दे दिया स्मॉल g, यानी कि स्मॉल g इज इक्वल टू में कैपिटल G इंटू कैपिटल M अपॉन में R स्क्वायर। अब इस g की न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है तो बहुत सिंपल था ये, क्योंकि इस कैपिटल G का वैल्यू तो हमारे पास था ही, जो हेनरी कैवेंडिश ने निकाला 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में kg स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इस कैपिटल M का जो वैल्यू है हमें केपलर के लॉ से पता चलता है, वो क्या था 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। ठीक है, और इस R का जो वैल्यू है वो हमारे पास दे रखा है 3.84। इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू जो है वो हमें पता है। और ये वैल्यू हमें कहां से पता चली? बिल्कुल सिंपल है, केपलर के लॉ से पता चली। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज जाके देखिए, जिससे आपको पता चले कि किस तरीके से केपलर ने काम किया है प्लैनेटरी मोशन के ऊपर। ठीक है, ये जो तीनों हमारी वैल्यू निकल के आई है, जब हम इस फॉर्मूले के अंदर रखते हैं कुछ इस तरीके से, जहां पर ये g की वैल्यू में m से मल्टीप्लाई हो रही है अपॉन में r का स्क्वायर हमने लिखा है, तो हमें इस स्मॉल g की वैल्यू निकल के आती है 0.98 मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू मीटर अपॉन में सेकेंड स्क्वायर। तो g इज इक्वल्स टू में 9.81 इंटू मीटर अपॉन में सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये हुआ कि मैं धरती के किसी भी कोने में, चाहे मैं इंडिया में हूं, अमेरिका में हूं, कहीं पे भी हूं, अगर मैं यहां खड़ा, जमीन पे खड़ा हूं या फिर किसी बिल्डिंग पे भी खड़ा हूं, तो वहां से जब मैं नीचे कूदूंगा
तो मैं इस एक्सेलरेशन के साथ नीचे आऊंगा, मतलब ये जो एक्सेलरेशन है मुझे मिलेगा और मेरी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो मान लीजिए कि अगर मैं किसी एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर में हूं और आसमान में कुछ ऊंचाई से मैं नीचे गिरता हूं, और मैं मान लीजिए मुझे नीचे आने में लगते हैं 60 सेकंड, ठीक है, और मुझे पता करना है कि मेरी जो वेलोसिटी थी वो क्या थी। अब ऑब्वियस सी बात है कि मुझे एक्सेलरेशन मिल रहा है तो मेरी वेलोसिटी बढ़ेगी। देखिए 60 सेकंड में मैं नीचे आया हूं, मतलब 1 मिनट में मैं नीचे आया हूं, तो 60 सेकंड मल्टीप्लाई बाय 9.8 मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे सेकंड से सेकंड खत्म हो जाता है और यहाँ पे मीटर पर सेकंड आता है, मतलब ये यूनिट तो हमने पहले ही कर ली है। और जब आप 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 से तो आएगा 588, यानी कि 588 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मैं धरती पर आया हूं। मतलब ये एक फिक्स एक्सेलरेशन के साथ मैं आ रहा हूं। तो ये जो एक्सेलरेशन थी ये ग्रेविटी के फोर्स की वजह से ही थी। तो यहां पर जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में एक बात करी थी जब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में बता रहा था कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वजह से ही हमें पता चल पाया वो एक्सेलरेशन। मतलब हमारे जो गैलीलियो थे, टाइको ब्राहे थे, न्यूटन थे, कैपलर थे, इन सब लोगों ने जो एक्सेलरेशन फील किया, जो ऑब्जर्व किया, उस एक्सेलरेशन का जो फिक्स वैल्यू था वो ये था। अब हमें पता है कि न्यूटन का ने एक नियम दिया था इनवर्सली डिस्टेंस स्क्वायर का, 1/r² वाला, आपको याद होगा, मैंने बताया हुआ है पिछली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज जाके देख लीजिए, कैपलर के लॉज में है वो। तो वहां पर ये जो चीजें यहां पे भी लागू होती है कि मतलब धरती के रेडियस के अंदर अंदर एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है, यानी कि जी का जो वैल्यू है वो 9.81 मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर है। लेकिन जैसे जैसे आप धरती से दूर जाते चले जाओगे, आपका जो डिस्टेंस है धरती से दूर होता चला जाएगा, वो घटता चला जाएगा। जैसे कि जो मून है, मून पर इस एक्सेलरेशन का असर, मतलब धरती की ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन मून पर क्रिएट हो रहा है वो है 2.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर इस एक्सेलरेशन का भी वैल्यू घट गया। यही तो न्यूटन ने बताया था, 1/r² वाला जो लॉ दिया था, इनवर्सली डिस्टेंस स्क्वायर का जो लॉ था वो यही था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस एक्सेलरेशन का फंडा समझ में आया होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म होता जा रहा है तो एक्सेलरेशन भी कम होता चला जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की मदद से। फ्रेंड्स, ये बात हम लोगों ने जान ली थी कि किस तरीके से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की मदद से ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का हम लोगों ने वैल्यू निकाल लिया था, यानी कि g इक्वल्स टू 9.8 मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। अब ये जो एक्सेलरेशन था वो बेसिकली हमारे धरती के सरफेस पर अप्लाई होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, सर आइजैक न्यूटन के कुछ और एक्सपेरिमेंट्स भी थे जिनके अंदर उन्होंने पता किया कि अर्थ सरफेस पे तो ये एक्सेलरेशन यही रहेगा, लेकिन क्या अर्थ के अंदर, यानी कि डेप्थ में अगर हम लोग थोड़ा जाएं तो वहां पर भी क्या इस एक्सेलरेशन का वैल्यू यही रहेगा या फिर इसमें कुछ बदलाव आएगा? क्यों? क्योंकि यहां पर अर्थ का जो मास है उसके अंदर कुछ कमी आ जाएगी। कैसे? उन्होंने इसको समझने के लिए एक थ्योरम बनाई थी जिसको हम लोग शेल थ्योरम के नाम से जानते हैं। इस शेल थ्योरम के हिसाब से, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट समझाया है जिसके अंदर उन्होंने पूरी अर्थ को एक बहुत बड़ा शेल माना हुआ है। मतलब इन्होंने माना है कि जो अर्थ है वो सर्कुलर शेल से बनी हुई एक पूरा प्लैनेट है, जिसमें सबसे छोटा जो शेल है, जो सबसे बीच में आता है, उसको इन्होंने सेंटर ऑफ द अर्थ माना था, और ये सबसे बड़ा शेल जो है वो उसको अर्थ की सरफेस माना था। अब यहां पर उन्होंने हर शेल का अपना अपना एक मास माना था। अब उन्होंने कहा कि अगर मैं अर्थ सरफेस पे खड़ा हुआ हूं तो मुझ पे 9.8 मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लगेगा, लेकिन अगर कहीं मैं 3-4 शेल छोड़ के, यानी कि नीचे चला जाऊं, मतलब गड्ढा खोद के यहां पे आकर के खड़ा हो जाऊं, तब क्या होगा मेरे ऊपर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स और मेरा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन? तो देखिए, उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो फॉर्मूला दिया था वो क्या था? वो सिंपल यही था कि F इक्वल्स टू में G कैपिटल M, यानी कि अर्थ का मास मल्टीप्लाई बाय उस ऑब्जेक्ट का मास अपॉन में R स्क्वायर, ये कैपिटल R स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये जो अर्थ का रेडियस था। ठीक है, अब यहां पर ये थोड़ा सा नीचे आ गए, यानी कि इस शेल पे आ गए, तो इसका मतलब यहां से सेंटर तक की दूरी जो है वो हो जाती है स्मॉल r मान लेते हैं इस चीज को, और ऐसा समझ लेते हैं कि ये d, यानी कि d डिस्टेंस नीचे गए हैं, इस पूरे डिस्टेंस को हम लोग d मान लेते हैं जितना ये नीचे गए। तो यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? देखिए, सेम तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता?
उसका कारण है इसमें दो चीजों में बदलाव आ रहा है। पहला तो अर्थ के मास में, क्यों? क्योंकि ये सारा जो ये पूरा मास था ये पूरा नहीं रहा, अब ये वाला जो मास है वो कैंसिल हो गया और इतना ही बचा है, मतलब इसी शेल का मास बचा हुआ है। दूसरा ये जो डिस्टेंस है सेंटर से उस ऑब्जेक्ट की वो भी घट गई है काफी सारी। तो अगर हम लोग लॉजिकली सोच के देखें तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो घट गई है, यानी कि इस कैपिटल आर की जगह अगर मैं स्मॉल आर रखूंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका वैल्यू बढ़ना चाहिए ऊपर वाले, यानी फोर्स का वैल्यू बढ़ना चाहिए और ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसका वैल्यू भी बढ़ना चाहिए। ये तो लॉजिकली सोचने वाली बात थी, लेकिन कैलकुलेशन से ये कुछ उल्टा ही आ रहा था, मतलब वैसा नहीं था, कुछ अलग हो रहा था। कहने का मतलब है कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू है वो घट रहा था। कैसे घट रहा था? उसके लिए उन्होंने कुछ कैलकुलेशंस की। उस कैलकुलेशन में सबसे पहले तो उन्होंने उस आदमी का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाला जो कि सरफेस पे खड़ा था। वो सरफेस पे खड़े हुए आदमी का जाहिर सी बात है क्या निकलेगा, न्यूटन के सेकंड लॉ से, यानी कि F इक्वल्स टू में mg, जिसमें स्मॉल g इक्वल्स टू में F अपॉन में स्मॉल m। ये स्मॉल m जो है वो उस आदमी का मास है या फिर उस ऑब्जेक्ट का मास है। तो यहाँ पर F की वैल्यू रखेंगे कैपिटल G मल्टीप्लाई बाय कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय स्मॉल m अपॉन में r स्क्वायर अपॉन में m, और m से m जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो G इक्वल्स टू में जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये तो हम लोग पहले निकाल चुके हैं, और यहाँ पे आप याद रखना कि जो m है ना ये पूरी की पूरी धरती का मास है, ठीक है, ये सारी की सारी धरती। अब उन्हें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकालना था उस ऑब्जेक्ट पर जो कि डेप्थ में था, यानी कि डी डेप्थ में था। तो अब यहाँ पर दो चीजों की वैल्यू बदल जाएगी। वो दो चीजें क्या होंगी? पहला तो होगा मास, यानी कि जो मास होगा वो सिर्फ इतना ही कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला मास जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगा रहा उसके ऊपर। सिर्फ ये शेल के अंदर वाला, मतलब इस वाली शेल के अंदर अंदर के जितनी भी लेयर्स होंगी, जितने भी शेल्स होंगे, वही लगाएंगे इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यानी कि इसको अपन लोग एम डैश मान लेते हैं, कैपिटल एम डैश मान लेते हैं इस पूरे मास को। और यहां पर जो आर का वैल्यू है वो आर माइनस डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डी डेप्थ हम लोग अंदर आ चुके हैं। तो आप जब इसका वैल्यू निकालने जाएंगे मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो क्या निकलेगा? सिंपल, यानी स्मॉल जी इक्वल्स टू में कैपिटल जी मल्टीप्लाई बाय एम डैश अपॉन में आर माइनस डी का होल स्क्वायर। यानी कि आप दोनों ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू को देख सकते हैं। पहला क्या था? स्मॉल जी इक्वल्स टू में कैपिटल जी मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एम अपॉन में आर स्क्वायर, और यहां पर कैपिटल जी मल्टीप्लाई बाय एम डैश अपॉन में आर माइनस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दो हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई। अगर हम इसे स्मॉल जी और इसको स्मॉल जी डैश लिख दे तो बेटर है। ठीक है, अब हमें करना ये था उसे कि इन दोनों का जो है रेशियो निकालना था। इन दोनों के अंदर क्या है, इसको कंपैरिजन करना था, तो रेशियो निकालना बहुत जरूरी था कि कौन सा ज्यादा है, कौन सा कम है, क्यों कम है। तो इन्होंने इसका रेशियो निकाला। देखिए, रेशियो निकालने के दौरान यहाँ पे जी से जी तो कैंसिल आउट हो जाता, और यहाँ पे आर स्क्वायर और आर माइनस डी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम था इस मास का। तो इस मास को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने कुछ दूसरे टर्म्स का यूज किया, और वो टर्म था डेंसिटी। यानी कि एक्चुअली मास इज इक्वल्स टू में क्या होता है? डेंसिटी और उसका वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय उसका वॉल्यूम। तो यहाँ पर अर्थ का मास इज इक्वल्स टू में अर्थ की डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय इसका जो वॉल्यूम होगा, और वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि यहाँ पे आर उसकी त्रिज्या है, यानी कि रेडियस है, तो हम लोग इस चीज को कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि स्मॉल जी इज इक्वल्स टू में कैपिटल जी रॉ मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में आर स्क्वायर। तो जब आर स्क्वायर से आर क्यूब का क्यूब कटेगा तो स्मॉल जी इक्वल्स टू में जी रॉ 4/3 पाई आर कैपिटल आर। तो ये निकल के आता है मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उस ऑब्जेक्ट का जो कि सरफेस के ऊपर है। उसी तरीके से इस अंदर वाले शेल को भी के मास को भी बदलना था, तो एम डैश इक्वल्स टू में रॉ 4/3 पाई आर माइनस डी का क्यूब। तो इसको भी अगर हम लोग मतलब एफ डैश में लिखते हैं या फिर जी डैश में लिखते हैं तो वैल्यू निकल के आएगी जी 4/3 पाई आर माइनस डी का क्यूब अपॉन में आर माइनस डी का स्क्वायर। तो आर माइनस डी के स्क्वायर से आर माइनस डी का क्यूब जब कैंसिल आउट हुआ तो वैल्यू निकल के आती है जी डैश इज इक्वल्स टू में जी 4/3 पाई आर माइनस डी। तो ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाती है जी और जी डैश की। और जब आप इन दोनों का भी रेशियो निकालते हैं तो इसमें कुछ चीजें कैंसिल आउट होंगी। जी डैश अपॉन में जी इज इक्वल्स टू में जब ये सारी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे 4/3 से 4/3, रॉ से रॉ, पाई से पाई, जी से जी कटेगा। तो यहाँ पे आर माइनस डी अपॉन में आर, यानी कि जी डैश अपॉन में जी इज इक्वल्स टू में आर माइनस डी अपॉन में आर।
तो ये वैल्यू हमारे सामने यहाँ पे निकल के आती है। तो यहाँ पे g डैश इज इक्वल्स टू में हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि g1 माइनस डी अपॉन में r, कुछ इस तरीके से। और जब आप इस g डैश इज इक्वल्स टू में g को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो g माइनस जी डी अपॉन में r। तो g डैश माइनस का g, इसको यहां ले आते हैं, इस वाले g को यहां ले आते हैं अब, इज इक्वल्स टू में g डी अपॉन में r। तो इसका यहां पर क्या देख रहे हैं आप कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है हमारे पास वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है d के, यानी कि g डैश माइनस जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है d के। मतलब जैसे जैसे d जो है वो हमारा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा एक्सेलरेशन भी घटता जाएगा। और यही चीज जो थी ना वो एक्सपीरियंस कर रहे थे न्यूटन अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर। इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तब तक थी नहीं उनके पास, लेकिन फिर भी उनका जो कैलकुलेशन था ये सही था। यहां पर उन्होंने यही सही लगाया था, अंदाजा बिल्कुल अंदाजा ही नहीं, साथ ही एक्सपेरिमेंट भी उनका सही था कि जैसे जैसे हम अंदर जाते जाएंगे धरती के, एक्सेलरेशन का वैल्यू घटता चला जाएगा। जैसे कि अगर मैं जमीन पे खड़ा हूं और अगर कोई मजदूर या कोई इंजीनियर है वो कोयले की खान में नीचे खड़ा है कुछ 100 फीट नीचे, तो उसके लिए और मेरे लिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो कि 9.81 है उसका वैल्यू अलग अलग हो सकता है। मेरे लिए 9.81 है, हो सकता है उसके लिए थोड़ा कम हो, वो जितना नीचे होगा उतना कम। तो यही वे जो वेरिएशन है स्मॉल जी के अंदर वो न्यूटन ने एक्सपीरियंस किया डेप्थ में जाते हुए। अब यहाँ पे डेप्थ में कुछ हो रहा है, मतलब डेप्थ के अंदर अगर मान लीजिए कि ये वेरिएशन आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि हाइट के अंदर भी आएगा। वो कैसे आएगा उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, अगली वीडियो में बात करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वेरिएशन समझ में आया होगा। मतलब अर्थ की सरफेस पर तो एक फिक्स कांस्टेंट काम करता ही है, मतलब एक्सेलरेशन का कांस्टेंट वो काम करता ही है, लेकिन डेप्थ में बदल जाता है, हाइट में बदल जाता है। तो फ्रेंड्स ये है हमारा एक्सेलरेशन बिलो द अर्थ सरफेस, जिसको हमारे एक बुक के अंदर नाम दे रखा है। तो फ्रेंड्स मैं कहूंगा कि आप इस रिलेशन को बार बार देखिए, बार बार समझिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे क्या प्रभाव पड़ता है जब हम लोग धरती की सतह यानी कि अर्थ सरफेस से जब ऊपर जाते हैं तब, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू अबव द अर्थ सरफेस, वहां पे उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि डेप्थ में जाने पे यानी कि अर्थ के सरफेस के अंदर जाने पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो घटने लगता है, एक फिक्स रेट के साथ घटने लगता है। अब यहां पर हम लोग पता करेंगे कि जब हम लोग हाइट्स पे जाएंगे, मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे, स्काई स्क्रैपर्स पे जब हम लोग चढ़ जाएं ऊपर, बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग पे, तब क्या प्रभाव पड़ेगा हमारी इस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे। क्या ये 9.80 रहेगा या फिर इससे कुछ अलग होगा या घटेगा बढ़ेगा। देखिए न्यूटन की जो शेल थ्योरम थी उसके हिसाब से डेप्थ पे जाने पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो घटता जा रहा था, हाइट पे जाने पे भी ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन घटेगा। अब वो कैसे घटेगा, मैथमेटिकली क्या होगा उसका एक्सप्रेशन, वही आज हम लोग पता करने वाले हैं। तो उसके लिए मान लीजिए कि हमने यहाँ पे हमारी अर्थ कंसिडर की है और उस अर्थ के ऊपर हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट कंसिडर किया है m मास का, और एक ऑब्जेक्ट हम लोगों ने कंसिडर किया है कुछ इस हाइट पे यानी कि h हाइट पे, उसका मास भी स्मॉल m ही है। ठीक है, अब हमें पता करना है कि इन दोनों पे लगने वाले ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में क्या फर्क है। भाई जो धरती पे खड़ा है उस पर तो हमें पता है कि 9.81 मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर लग रहा है, लेकिन इस पे क्या लग रहा है। ठीक है, तो उसके लिए मान लिया हमारे पास ये अर्थ का सेंटर है जिससे इसकी दूरी यानी कि इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल R दे रखी है, और यहाँ पे कैपिटल R और यहाँ पे H है, तो यहाँ पे R+H लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे लगने वाली ग्रेविटी होगी वो तो स्मॉल g होगी, और यहाँ पे लगने वाली ग्रेविटी होगी वो g डैश होगी। ठीक है, अब इस ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, इस जो सरफेस पे पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, उसको मान लेते हैं हम लोग F1 इज इक्वल्स टू में, हमें पता है ग्रेविटेशनल लॉ क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय उस ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m मल्टीप्लाई बाय अर्थ का मास अपॉन में उसकी सेपरेशन यानी कि अर्थ की रेडियस r² कैपिटल R²। ठीक है, और हमें क्योंकि एक्सेलरेशन पता करना है तो एक्सेलरेशन पता करने का हमें पता है F1 इज इक्वल्स टू में mg होगा। क्यों, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास स्मॉल m है और उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है वो g लग रहा है 9.81, तो F1 इज इक्वल्स टू में mg, तो g इज इक्वल्स टू में F1 अपॉन में m। और यहां पर जब आप फोर्स का वैल्यू रखेंगे g स्मॉल m कैपिटल M अपॉन में R² अपॉन में m, और जब भी स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल होगा तो यहां पर बचेगा g कैपिटल M अपॉन में R², यानी कि
इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो अर्थ सरफेस पे पड़ा है उसके ऊपर लगने वाला एक्सेलरेशन ये है। ये हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। ठीक है, अब हमें निकालना है इसके ऊपर क्या फोर्स लगने वाला है, मतलब क्या इसके ऊपर फोर्स लगेगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि इसके ऊपर भी वही फोर्स लगने वाला है कि जी कैपिटल एम मल्टीप्लाई बाय स्मॉल एम अपॉन में यहाँ पे आर प्लस एच का स्क्वायर हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो आर प्लस एच है। यहाँ पे एक चीज मैं आपको पहले से बता दूं, ये जो एच है ये बहुत बड़ी एच नहीं है, ये बहुत छोटी एच है, मतलब 100 मीटर 200 मीटर 300 मीटर 400 मीटर, इससे ज्यादा नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं लिया हम लोगों ने, सिर्फ मीटर्स में लिया इसको। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर भी हमें इसके ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी जी डैश की, तो हमें पता है जी डैश इज इक्वल्स टू में f2 बाय में स्मॉल m हो जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैपिटल जी मल्टीप्लाई बाय कैपिटल m अपॉन में r प्लस एच का होल स्क्वायर। तो इसमें कुछ नया नहीं है, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, डेप्थ वाले में भी कर चुके हैं। तो यहां पर ये दो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें निकल के आ गई। अब यहां पर हमें इन दोनों के अंदर एक रिलेशन बैठाना है, तो इसके लिए मैं एक काम करता हूं, ये जो नीचे r है इस r स्क्वायर को बाहर कॉमन ले लेता हूं और अंदर आ जाएगा 1 प्लस एच अपॉन में r का होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। अब ये जो हिस्सा है हमारा g कैपिटल m अपॉन में r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर, ये हमारा हो जाता है, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग स्मॉल g के अंदर। अगर आप देख सकते हैं ये दोनों बराबर हैं, इक्वल है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं g डैश इज इक्वल्स टू में g अपॉन में 1 प्लस एच अपॉन r का होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब मैं इसको आगे सॉल्व करना चाहता हूं, तो g डैश इज इक्वल्स टू में g मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एच अपॉन r का होल स्क्वायर में माइनस का 2 आ जाएगा, इसको मैं ऊपर ले आया, सिंपल सी बात है। अब इस एक्सप्रेशन को देख करके आपको कोई थ्योरम याद आ रही है? कई लोगों को याद आ गई होगी। यहां पर हमें लगानी पड़ेगी बायनोमियल थ्योरम, जो कि न्यूटन ने खोजी थी, जहां पर 1 प्लस एक्स की पावर y है। तो इसको सॉल्व करना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको, 1 प्लस एक्स वाई प्लस वाई माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 इंटू 2 प्लस 1, इस तरीके से आगे जो टर्म्स है वो सॉल्व करते जाएंगे, तो इस तरीके से बायनोमियल थ्योरम निकल के आ जाएगी। जहां पर इस माइनस का 2 है, इसको अपन लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके अंदर लिख सकते हैं। तो जब आप इसको लिखेंगे तो g डैश इज इक्वल्स टू में g 1 माइनस 2h अपॉन में r। अब एक चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हम लोग ले सकते हैं किसका स्क्वायर, h का स्क्वायर में लेना चाहिए। ठीक है, लेना चाहिए h अपॉन r का स्क्वायर लेना चाहिए, लेकिन h अपॉन में r, चूंकि ये h बहुत कम है, मैंने जैसा कि कहा 100 मीटर 200 मीटर, और धरती का जो रेडियस है वो कितना होता है 6400 किलोमीटर के आसपास। तो यहाँ पर अगर मैं 100 मीटर लिखता हूं और नीचे लिखता हूं 6400 किलोमीटर, तो जब ये इससे डिवाइड होगा तो कितना छोटा हो जाएगा, बहुत छोटी वैल्यू हो गई। और उसका भी अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो ये तो बहुत ही ज्यादा छोटी हो जाएगी। तो इसलिए इस वैल्यू को हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे सिर्फ छोटी हाइट्स की बात हो रही है, बहुत बड़ी हाइट्स की नहीं हो रही है। अगर मैं कहूं कि धरती से 10,000 किलोमीटर की दूरी पे जाना है, वहां पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है, तो वहां पे हम लोग इस एच को नेगलेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो यहां पर इसको नेगलेक्ट कर दिया तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आगे बचेगा, क्योंकि इसके आगे की वैल्यू बहुत छोटी हो जाएंगी। तो ये जो फॉर्मूला हमारे सामने निकल के आया है काफी इंपॉर्टेंट है, और फिर से मैं कह रहा हूं कि छोटी दूरियों के लिए है फॉर्मूला। ठीक है, तो g डैश इज इक्वल्स टू में g 1 माइनस में 2h अपॉन में r, और इस g को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो g डैश इज इक्वल्स टू में g माइनस 2gh अपॉन में r। ठीक है, और पिछली वाले की तरह हम लोगों को करना कुछ नहीं है कि इस g डैश को तो इधर माइनस में ले जाना है, यानी कि g माइनस g डैश इज इक्वल्स टू में 2gh अपॉन में r। सिंपल है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो इस g माइनस जी डैश को अगर आप देख सकते हैं तो ये क्या है, ये चेंज इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो इसको डेल्टा जी लिख सकते हैं मैथमेटिक्स के हिसाब से। ठीक है, डेल्टा जी इक्वल्स टू में 2gh अपॉन में r। अब यहाँ पे हमें कांस्टेंट देखना है, कांस्टेंट कौन कौन से, एक तो ये g कांस्टेंट है, एक ये r कांस्टेंट है, और ये 2b कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पे h जो है वो बदल सकती है, हम लोग कितनी भी हाइट पे जा सकते हैं, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में आया हुआ जो चेंज है डेल्टा जी है वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एच के। मतलब ये हुआ कि जो नॉर्मल जी है 9.8 है, उसमें से जी डैश माइनस किया हम लोगों ने, वो है सीधा प्रोपोर्शनल है एच के। मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हाइट आप बढ़ाते जाओगे, इस जी में से इस जी डैश की वैल्यू घटती जाएगी, यानी कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू घटती चली जाएगी। आपको याद होगा मैंने बताया था कि मून जो है, मून का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर है, ये मैंने बताया था एक वीडियो में पहले। तो इतना कम हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है जितनी ज्यादा हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एक्सेलरेशन जो है वो घटता चला जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा, मतलब एक समय ऐसा आएगा कि जब आप ऑर्बिट से बाहर निकल जाएंगे तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी
का जो फोर्स है आप उससे बाहर निकल जाओगे, जो कि एस्ट्रोनॉट फील करते हैं। ठीक है, लेकिन वो ऑर्बिट के बाहर नहीं जाते, वो रहते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहते हैं। अब देखिए ये तो जो हमारे पास आई है, ये आप कह सकते हैं अप्रोक्सीमेशन वैल्यू मान सकते हैं, इस चीज को आप अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला मान सकते हैं, क्योंकि स्मॉल हाइट्स हैं। अब जैसे जैसे आप हाइट बढ़ाओगे, आप हजारों किलोमीटर में ऊपर चले गए, वहां घटेगा एक्सेलरेशन, लेकिन उसके घटने की रेट कुछ अलग होगी। मतलब हो सकता है कि वो एक बार में दुगना तिगना घट जाए, तो वहां पर रेट बदल जाएगी, चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज बदल जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है हमें। अब चूंकि हमारे कोर्स में इसके बारे में दे रखा है, स्मॉल हाइट्स के बारे में देखा है, तो क्वेश्चन भी इसी से बनते हैं। तो आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है, ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स मैं फिर कह रहा हूं कि ये छोटी हाइट्स के लिए, ये बड़ी हाइट्स के लिए नहीं है। तो फ्रेंड्स ये है हाइट पे जाने पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे क्या प्रभाव पड़ता है। अब मैंने कोशिश किया है कि आपको जल्द से जल्द अच्छे से अच्छी तरीके से समझ में आए। इसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो थोड़ी सी फास्ट है, या फिर इस वीडियो में मैं कोई टर्म मिस कर गया हूं, या हमसे कोई गलती हो गई है, तो प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए। फ्रेंड्स आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर, जिसका नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखिए इसके अंदर दो टर्म्स जुड़े हुए हैं, ग्रेविटेशनल और पोटेंशियल एनर्जी। देखिए ग्रेविटेशनल के बारे में तो आप लोग जानते हैं, ग्रेविटी कि अर्थ पर जितने भी ऑब्जेक्ट मौजूद हैं उनके ऊपर अर्थ के सेंटर से, यानी कि अर्थ के मास और उन ऑब्जेक्ट के मास के बीच में एक फोर्स लगता है, जिसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। वहीं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के हिसाब से उसमें स्टोर होती है। अब सवाल ये है कि वो कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। देखिए ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके ऊपर पहले से कोई फोर्स लग रहा हो, उन्हीं पर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, बहुत ही फेमिलियर एग्जाम्पल लूंगा, मैं लूंगा एग्जाम्पल स्प्रिंग का। देखिए इस स्टैंड से एक स्प्रिंग जुड़ी हुई है, आपके सामने दिख रही है आपको, यानी कि एक फोर्स ऐसा है जिसने इस ऑब्जेक्ट को इसकी पोजीशन पर बनाए हुए रखा है। अगर मैं एक काम करूं कि इस ऑब्जेक्ट को खींचू इस डायरेक्शन के अंदर, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को खींचता हूं और यहां पे ले आता हूं इस ऑब्जेक्ट को, तो अब ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? क्या ये यहीं पड़ा रहेगा? जी बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पहले से एक फोर्स अप्लाई किया था और हमने अपोजिट फोर्स अप्लाई करके हम इसको यहां ले आए। अगर मैं इसे खींच के लाता हूं तो ये अपनी पुरानी स्थिति में जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में रखना है पोटेंशियल एनर्जी का, कि पहले से जिसके ऊपर फोर्स लग रहा हो। फॉर एग्जांपल दूसरा अगर मैं एग्जांपल आपको दूं, तो अगर किसी पेड़ पर कोई फल लग रहा हो, जैसे कि एप्पल का एग्जांपल लेते हैं जो न्यूटन के सामने था। न्यूटन के सामने एग्जांपल था कि एप्पल लटक रहा है, अब उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, लेकिन इसको पुल किया हुआ है पेड़ ने, ऊपर खींच के अपनी अपनी से बांधा हुआ है, तो एनर्जी तो है उस एप्पल के पास। जैसे ही टूटेगा वो नीचे गिरेगा, उसके पास एनर्जी है, नीचे गिरने की एनर्जी है। तो यहां पे यही चीज हमें समझनी है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बेसिकली उन्हीं ऑब्जेक्ट्स पर लगती है जिन पे पहले से कोई फोर्स अप्लाइड हो। तो अब यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे बनेगी? वो एनर्जी जो ग्रेविटी के द्वारा क्रिएट की जाए। फॉर एग्जांपल अगर ये अर्थ है हमारे पास, और इस अर्थ के ऊपर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है मेरे पास था, इस ऑब्जेक्ट को मैं यहां से यहां तक खींच के ले आया, मतलब ऊपर मैंने वर्टिकली इसको उठा दिया, सिंपल। अब इसको उठाने के लिए मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए? वो बस बात है, फोर्स लगाना पड़ेगा मुझे इसे ऊपर उठाने के लिए। तो यहाँ पर जो फोर्स मैंने इसके ऊपर लगाया और इसको मैं इतना ऊपर, मान लीजिए कि मैं इसको dy ऊपर ले आया, इसका डिस्प्लेसमेंट जो है मैंने dy कर दिया, तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वर्क इज इक्वल टू में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट निकल के आ गया। यानी कि इतना काम करना पड़ा मुझे इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां ले जाने के अंदर। अब मुझे पता करना है कि इसका टोटल वर्क क्या होगा। तो यहां पर फोर्स कितना लगेगा? फोर्स लगेगा मेरा mg। क्यों लगेगा mg? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो मास है वो m है, और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, वो स्मॉल g है। तो mg dy। ठीक है, तो यानी कि वर्क इज इक्वल टू में, यहाँ पे मुझे इसका इंटीग्रल लिखना पड़ेगा mg dy। ठीक है, यहाँ पर जो mg है यानी कि जो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो तो कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो भी कांस्टेंट है, तो ये दोनों आ जाएंगे बाहर। ठीक है, और मैं इसको एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक लेकर के गया हूं, यानी कि 0 से h तक लेके गया हूं, तो यहाँ पे 0 से h इसकी लिमिट हो जाएगी और dy। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो mgy, और यहाँ पे इसकी लिमिट है 0 से h, तो W इज इक्वल टू में mgh। तो ये जो वर्क है यही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर्ड होता है, यानी कि U इज इक्वल्स टू के अंदर mgh, यानी कि अर्थ की सरफेस पर किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो होगी U इज इक्वल्स टू में mgh। मेरे हिसाब से अब आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा।
ठीक है। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो हमें ध्यान में रखनी है। यहां पर हम लोगों ने mg को बाहर लिया। क्यों लिया? क्योंकि उसका मास जो है वो कांस्टेंट है, ऑब्वियस सी बात है, मान लिया इस बात को। उसका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो भी कांस्टेंट है, इस बात को भी मैंने मान लिया। लेकिन अगर मैं इस अर्थ से इस ऑब्जेक्ट को बहुत ऊपर ले जाऊं तब क्या ये कांस्टेंट रहेंगे दोनों? सोचने वाली बात है। नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि जब अपनी हाइट पे जाती है, अर्थ को छोड़ के जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी स्मॉल जी के अंदर वेरिएशन आते चले जाते हैं। इसी बात को हमें ध्यान में रखना है। देखिए, धरती के सरफेस पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो तो हमने निकाल दी, लेकिन अगर मैं धरती से बाहर जा रहा हूं तब क्या होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये मैं निकालना चाहता हूं। तो मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं दोबारा एक एग्जांपल ले लेता हूं कि मेरी ये जो अर्थ है, अर्थ पे इस बार जो मेरा ये जो ऑब्जेक्ट था वो यहां था, इसको मैं थोड़ा ऊपर ले गया यहां तक। ठीक है, यहां मेरा इस बार ऑब्जेक्ट है। अब यहां पर मुझे इस ऑब्जेक्ट की जो स्थिति है धरती के सेंटर से माननी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर मास ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट का तो काम करेगा ही, साथ में मुझे इस धरती का मास भी लेना पड़ेगा। यानी कि इस सेंटर से इसकी इनिशियल पोजीशन हो जाएगी, वो हो जाएगी आर आई, यानी कि आर इनिशियल, और इस सेंटर से इसकी फाइनल पोजीशन हो जाएगी आर एफ। इस चीज को मुझे याद रखना है। तो अब यहां से मुझे निकालनी है टोटल वर्क की वैल्यू। तो वर्क की वैल्यू निकालने के लिए वर्क इज इक्वल्स टू में क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एफ इंटू डी वाई होगा। तो और यहाँ पे इंटीग्रल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, ऑब्वियसली बात है, हमें पता है फोर्स की वैल्यू होगी कैपिटल एम, यानी कि अर्थ का मास, उस ऑब्जेक्ट का मास, और ये कैपिटल जी अपॉन में आर स्क्वायर, और ये जो डी वाई है ये बन जाएगा डी आर, और यहाँ पे लिमिट आएगी आर आई से आर एफ, क्योंकि अपन लोग इसको कहां से कहां तक ले गए, इस इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसको आगे क्या करेंगे हम लोग, हमें पता है कि जो कैपिटल जी है ये कांस्टेंट रहेगा, मास ऑफ द अर्थ है वो कांस्टेंट रहेगा, स्मॉल एम है वो भी कांस्टेंट रहेगा, और अंदर रह जाएगा हमारा 1 अपॉन में आर स्क्वायर डी आर, और यहाँ पे लिमिट होगी आर आई से आर एफ। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता है कि 1 अपॉन आर स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस का 1 अपॉन आर। तो यहाँ पे माइनस पहले बाहर ले आते हैं, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में 1 अपॉन आर, और यहाँ पे लिमिट जो है वो हो जाएगी आर आई से आर एफ। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा मैथ्स नहीं है। और जब आप इसके अंदर वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे आएगा कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन, और यहाँ पे आएगा 1 अपॉन आर एफ माइनस 1 अपॉन आर आई। तो ये जो है हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आ जाती है। वहीं अगर मैं चाहता हूं कि यहां पर मैं इसका एक अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालना चाहता हूं तो वो कैसे निकलेगा, यहां पे अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालने के लिए मैं आर आई को मान लूंगा इन्फिनिटी, यानी कि जहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी 0। ऐसा हमें मान के चलना होगा। क्यों? क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है मेरा फाइनल इनिशियल पोजीशन में जो था उस वक्त उसके ऊपर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं लग रही थी, इसलिए इसको 0 मान के हम लोग चल सकते हैं। तो जब यहाँ पे आर आई इजिकल्स टू में 0 हो जाएगा या इन्फिनिटी हो जाएगा तो यहां पर वैल्यू बच के आएगी माइनस का जी कैपिटल एम अपॉन में मल्टीप्लाई बाय एम अपॉन में आर एफ। ठीक है, अब यहां पर एक और चीज है, यहां जो नेगेटिव साइन है ना, ये जो आपको दिख रहा है नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन का मतलब ये हो गया कि धरती के जितना पास कोई चीज आएगी उसके ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी लगती जाएगी, मतलब उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, लेकिन वो नेगेटिवली बढ़ेगी और वो तेज होता जाएगा, और जितना तेज होगा उतनी बुरी तरीके से गिरेगा। जैसे कि कॉमेट्स गिरते हैं, जैसे जैसे धरती के पास आते जाते हैं उनकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है। ये तो बहुत कॉमन सेंस सी बात है कि जैसे जैसे आप धरती के पास आते चले जाएंगे आपके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता चला जाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की मात्रा बढ़ती चली जाएगी, और वो बढ़ गई तो इसका मतलब एनर्जी भी बढ़ जाएगी, लेकिन वो बढ़ेगी नेगेटिवली। और इसी बात को हमें ध्यान में रखना है, यानी कि अर्थ सरफेस के ऊपर लगने वाली पोटेंशियल एनर्जी तो क्या थी, वो थी mgh, और हमारे बाहर मतलब अर्थ के बाहर जाने पर जो पोटेंशियल एनर्जी लगेगी वो क्या थी, माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर एफ। इस चीज को याद रखना है। ठीक है, तो ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मुझे उम्मीद है कि आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ये जो कंसेप्ट है ये समझ में आया होगा। वैसे इसमें इतना कुछ हार्ड नहीं है, अगर आपने पहले वेरिएशंस पढ़ा है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अंदर तो आपके लिए बहुत ईजी रहा होगा।
फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एस्केप वेलोसिटी के ऊपर। देखिए, एस्केप नाम से ही पता चलता है कि एस्केप का मतलब होता है निकल जाना, यानी कि एक ऐसी वेलोसिटी जो हमें ग्रेविटेशनल फील्ड के या ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रभाव के बाहर निकाल सके, वो वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी कहलाती है। देखिए, न्यूटन के हिसाब से, न्यूटन के ग्रेविटेशन लॉ के हिसाब से कोई भी चीज अगर ऊपर आसमान में हम लोग फेंकते हैं या कोई भी फल या कोई भी चीज ऊपर हो, तो उसके अंदर एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है जिसकी मदद से वो चीज नीचे आके गिरती है, या यूं कहूं कि कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स है जो उसको अपनी तरफ पुल करता है। ये बात तो सबसे नॉर्मल है, लेकिन क्या हम लोग इतनी स्पीड पैदा कर सकते हैं, इतनी वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट के अंदर पैदा कर सकते हैं इनिशियली कि वो ऊपर जाए तो कभी वापस ही ना आए? कहने का मतलब है ये पूरा का पूरा जो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको क्रॉस करके बाहर निकल जाए। ये एक क्वेरी है, नेचुरल क्वेरी है, ये माइंड में आती है। तो इसका ही फाइंड आउट करने के लिए कई सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कैलकुलेशन किया, कई सारे साइंटिस्ट ने सोचा इसके बारे में, और इसको सॉल्व करते करते कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लॉ से ये क्वेरी जो है वो सॉल्व हुई। कैसे? देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास ये अर्थ है और अर्थ से हम लोग जानते हैं कि अगर हमें कोई चीज हमें अर्थ के बाहर निकालनी है तो उसके लिए हमको ग्रेट स्पीड चाहिए होती है। सबसे सिंपल एग्जांपल रॉकेट्स होते हैं। हमारे जो रॉकेट्स होते हैं उनके पास इतनी एनर्जी होती है, वो इतनी वेलोसिटी पैदा करते हैं कि हमारे इस अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाते हैं। ये बात मानते हैं हम लोग, होता ही है। तो यहाँ पर जो एनर्जी इनके पास शुरुआत में होती है, यानी कि इनिशियल एनर्जी EI, वही इनके पास होनी चाहिए फाइनल भी, यानी कि EF। तभी वो वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी कहलाएगी, वो बाहर निकल पाएगी। अब यहाँ पे EI, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये एनर्जी क्या होगी। अब अगर मेरा ऑब्जेक्ट शुरुआत में धरती पर है तो उसके अंदर यकीनन कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी कि KEI, ठीक है, और साथ ही उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, यानी कि UGI, और यही चीज उसके पास फाइनली भी होगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बाहर निकलने के बाद भी होगी, प्लस इसके पास जो एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो बाहर भी होगी। ये पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जी होगी? ये होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो प्लीज जाकर के देख लीजिए, ठीक है। ये दो एनर्जी का जोड़ हमारे पास आ जाता है। तो अब हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं जिससे हमें पता चल सके वो कौन सी वेलोसिटी है, वेलोसिटी का मान हमें पता चल सके, जिससे कि हम लोग हमारे ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर निकल सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का मान रख देंगे। काइनेटिक एनर्जी का मान क्या होता है? 1/2 mvi का स्क्वायर, ठीक है, प्लस UGI, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां पर गलती क्या हो रही है? गलती ये होती है कि हम लोग अर्थ पर है हमारा ऑब्जेक्ट, तो हम लोग अर्थ वाली ही पोटेंशियल एनर्जी लगा देते हैं। अर्थ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? mgh। ये नहीं लगानी है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली बहुत ऊंचा जा रहा है, उसकी हाइट बहुत ज्यादा है, ठीक है, और वो अर्थ के बाहर जा रहा है, इसलिए हम ये वाली पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू नहीं रख सकते, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो एटमॉस्फेयर के बाहर निकलेगा। तो यहां पर वैल्यू रखी जाएगी -G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में R, ठीक है। यहाँ पे जो कैपिटल M है वो अर्थ का मास है, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, M उस ऑब्जेक्ट का मास है, और R जो है वो बेसिकली है हमारे अर्थ की रेडियस। तो यहाँ पे RI लिखेंगे क्योंकि उसकी इनिशियल पोजीशन है, ठीक है। और इसी तरीके से आगे भी यही होगा, 1/2 mvf स्क्वायर माइनस का G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में RF। बिल्कुल सिंपल है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब यहां पर हमें थोड़ा सा क्या है, दिमाग लगाना है। दिमाग ये लगाना है कि हमारा यहां से ऑब्जेक्ट निकला कुछ वेलोसिटी के साथ, वो फाइनल वेलोसिटी पे पहुंचा। अब ये जो वेलोसिटी है मेरी फाइनल वेलोसिटी, यहां से तो मुझे कहीं आगे नहीं जाना, यहां से तो वो वेलोसिटी वो कम हो जाएगी। मतलब फाइनल पोजीशन पे आने के बाद ये जो मेरी फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू है ये 0 हो जाएगी। इस वेलोसिटी के 0 होने का मतलब ये हुआ कि ये जो मेरा RF है ये इन्फिनिटी पे है। भाई, ये बहुत कॉमन सेंस की बात है कि ये मेरी ऑब्जेक्ट है, एक वेलोसिटी के साथ ऊपर गया और ये क्रॉस करता हुआ आगे निकल गया, और यहां पर जाकर के कहीं जाकर के इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि वो पॉइंट इन्फिनिटी हो गया ना, RF। तो इसका मतलब बहुत सिंपल मैथ से कि अगर ये RF 0 है तो इसका मतलब ये RF अगर इन्फिनिटी है तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वहीं अगर ये वेलोसिटी 0 हो जाती है तो ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा सिर्फ ये इनिशियल पार्ट, ठीक है। और हमें यही पता करना है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या दी कि यहां से पार हो जाए पूरी अर्थ के। तो इसको सिर्फ सॉल्व करना है सिंपली, और इसको सॉल्व करने के लिए इन दोनों को हम लोगों ने बराबर रख दिया, यानी कि 1/2 m vi का स्क्वायर इज इक्वल्स टू के अंदर
कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर आई। और जब यहां से आप वी आई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो वी आई इज इक्वल्स टू में अंडर रूट 2 कैपिटल जी एम अपॉन में आर आई, और ये है हमारी एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू। और अगर हम इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहें तो हमारे मालूम है कि एक रिलेशन होता है स्मॉल जी इज इक्वल्स टू के अंदर कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन में आर आई का स्क्वायर होता है। तो अगर मैं इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर दूं तो इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो अंडर रूट में 2 स्मॉल जी आर आई बचेगा, और यहां पर स्मॉल जी की और आर आई यानी कि अर्थ की रेडियस की वैल्यू हमें मालूम है। जब आप इसकी वैल्यू रख देंगे तो वी आई इज इक्वल्स टू के अंदर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड वी आई मिनिमम, यानी कि ये जो वैल्यू निकल के आई 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की जो वेलोसिटी या स्पीड कह सकते हैं इसको आप लोग, उतनी इनिशियल वेलोसिटी तो चाहिए जिसके वजह से हम लोग अर्थ से बाहर जा सकते हैं। मतलब रॉकेट्स की इतनी स्पीड तो होती ही है इनिशियली, उसके बाद फिर वो बढ़ती जाए, वहां से इसके अंदर चेंज आते जाए, मतलब इंजन को बार बार मतलब ऑन किया जाए या और ज्यादा पावर दी जाए तो बढ़ा देते हैं वो वेलोसिटी को। तो इतनी तो एस्केप वेलोसिटी हमें चाहिए। तो फ्रेंड्स ये है एस्केप वेलोसिटी या एस्केप स्पीड। अब इसी चीज से आपको एक चीज और पता होगी कि हमारे नासा ने यानी कि नासा ने 2 वॉयेजर जो है वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 को 1977 के अंदर लॉन्च किया था, सितंबर और अगस्त के महीने के अंदर। अगर आपको याद हो, ये जो वॉयेजर है बेसिकली सोलर सिस्टम की स्टडी के लिए भेजा गया था, और साथ ही ये देखा गया था कि ये सोलर सिस्टम के बाहर जा सके। इसकी स्पीड बहुत ही तेज थी, कोई मैक्सिमम स्पीड इसकी जहां तक मुझे पता है 57,890 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी उसकी, जो कि अगस्त 1977 थी, जिसकी कॉस्ट शायद 90 करोड़ के आसपास थी। तो ये जो चीज थी, ये जो सिस्टम काम कर रहा था, ये पूरे सोलर सिस्टम की स्टडी के लिए था, और ये इतनी वेलोसिटी से भेजा गया कि ये कभी वापस ना आए, और शायद आज भी ये चल रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो कंसेप्ट है एस्केप वेलोसिटी का, ये यूज किया गया था उसके लिए। फ्रेंड्स आज हम लोग बात करने वाले हैं अर्थ सैटेलाइट के बारे में। देखिए अर्थ सैटेलाइट बेसिकली वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि अर्थ के आसपास रिवॉल्व करते हैं, यानी कि चक्कर काटते हैं, और इनका जो मोशन होता है वो दूसरे प्लैनेट्स की तरह सेम होता है, यानी कि ये मोशन भी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होता है। इसीलिए इन पर कैपलर के जो प्लैनेटरी मोशन के लॉ है वो भी इक्वली लागू होते हैं जैसे कि हमारे प्लैनेट्स के ऊपर होते हैं। इन पर्टिकुलर इनके जो ऑर्बिट होते हैं वो अर्थ के आसपास या तो सर्कुलर हो सकते हैं या फिर एलिप्टिक हो सकते हैं, बिल्कुल सेम जैसे कि हमारे प्लैनेट्स के होते हैं। अगर हम लोग बात करें नेचुरल सैटेलाइट की, तो हमारे अर्थ के लिए मून ही एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है जो कि अर्थ के आसपास सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर काटता है, जिसका कि टाइम पीरियड अप्रोक्सीमेटली 27.3 डेज है, जो कि रफली सही है, रफली हम लोग कह सकते हैं। इस चीज को हम लोग कैपलर के प्लैनेटरी मोशन के लॉ से निकाल चुके हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। देखिए यहां तो ये बात हो जाती है। अब देखिए 1957 के बाद, सबसे पहले सैटेलाइट का जन्म 1957 के बाद हुआ, जब टेक्नोलॉजी थोड़ी सी एडवांस हुई और साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर हम लोग प्रैक्टिकल यूज कर पाए आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का, कहने का मतलब है टेलीकम्युनिकेशन, जियोफिजिक्स और मेट्रोलॉजी जैसी हमारी जो फील्ड है, इनके अंदर कुछ प्रैक्टिकल करने की सोच ने ही सैटेलाइट को जन्म दिया था पहली बार। ठीक है, और उसी के लिए आज हम लोग पता करने वाले हैं कि किसी सैटेलाइट को अर्थ का चक्कर काटने में टाइम पीरियड कितना लगता है, और वो टाइम पीरियड हम लोग निकालते कैसे हैं, कैसे हम लोग उस टाइम पीरियड तक पहुंचते हैं, कैसे वो दूसरे प्लैनेट्स की तरह चक्कर काटता है। आज हम लोग इसी को मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, उसके लिए हम लोग हमारी अर्थ कंसीडर कर लेते हैं। हमारी अर्थ है जिसका रेडियस r है, और यहाँ पर कुछ ऊंचाई पर h। अब यहाँ पर जो ऊंचाई है वो बहुत ज्यादा नहीं माने आप इस चीज को, मतलब कम ही है। अगर अर्थ के रेडियस के हिसाब से सोचे तो थोड़ी कम ही है, बहुत कम है। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारी एक सैटेलाइट है जो कि इस पाथ के अंदर चक्कर काटती है, और इसकी सेंटर से जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी r प्लस h। तो यहाँ पर मैंने चीजें लिख दी है, यानी कि r रेडियस ऑफ अर्थ, जो m है वो सैटेलाइट का मास है स्मॉल m, v वेलोसिटी से ये स्पीड से मोशन करने वाली है सैटेलाइट। ठीक है, अब हमको पता है कि अगर ये इसके आसपास चक्कर काट रही है तो यानी इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। अब सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे निकालते हैं? देखिए उसकी जो वेलोसिटी है वो v है, उसकी जो रेडियस दे रखी है या फिर दूरी कह रहे हैं वो है r प्लस h दे रखी है, इसका जो मास है वो दे रखा है स्मॉल m। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कैसे निकलती है? F बराबर ma से अगर हम लोग निकालना चाहें तो F इजिकल्स टू में स्मॉल m
वी स्क्वायर अपॉन में आर ई प्लस एच। अब वी स्क्वायर अपॉन में आर प्लस एच क्या है? इसका एक्सेलरेशन है, सिंपल सी बात है, जो इसके आसपास चक्कर काट रही है। इसमें कुछ नया नहीं है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में हम लोग जानते हैं, एम वी स्क्वायर अपॉन में रेडियस होती है, ये बात पता है हमें, ठीक है। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो भी इसको सेंटर की तरफ खींच रहा है, ये किसकी वजह से लग रहा है? ऑब्वियस सी बात है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लग रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू क्या निकलेगा इस सैटेलाइट के ऊपर? कैपिटल जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन में आर प्लस एच का स्क्वायर। सिंपल, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसको समझिए, जो कि सैटेलाइट को अपनी तरफ खींच रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट कर रहा है। अब इन दोनों फोर्सेस को अगर हम लोग बराबर रख दें, तो बराबर कुछ इस तरीके से रखेंगे, तो जहां पर एम वी स्क्वायर अपॉन में आर एच इज इक्वल्स टू में जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर, जहां पे आर प्लस एच से इसका स्क्वायर कटेगा और स्मॉल एम से स्मॉल एम कटेगा, यानी कि वी स्क्वायर यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल जी एम अपॉन में आर प्लस एच। तो ये वो वेलोसिटी है जिससे कि हमारी सैटेलाइट अर्थ के आसपास चक्कर काटती है। अब देखिए, ये हमारे पास निकल के आ गया रिलेशन। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। यहां जो नीचे एच दे रखा है, इसको छोड़ के यहाँ पे सारे कांस्टेंट है, मतलब ये कैपिटल जी भी कांस्टेंट है और अर्थ का मास भी कांस्टेंट है, रेडियस भी कांस्टेंट है। लेकिन ये जो एच है, ये जितनी ज्यादा बढ़ेगी उसकी दुगनी इसकी वेलोसिटी यानी कि सैटेलाइट की वेलोसिटी घट जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वी स्क्वायर है। भाई ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि अगर मैं अर्थ से जितना ज्यादा दूर जाता जाऊंगा, वेलोसिटी घटती जाएगी सैटेलाइट की, जैसे कि प्लैनेट्स के साथ भी होता है। सिंपल है, प्लैनेट्स जितना दूर होंगे सन के उतना ही स्लो घूमते हैं। तो इस चीज को हमें यहां पर समझना था, ठीक है। तो अब यहां पर हम लोग निकालना चाहते हैं इसका टाइम पीरियड। यहां हमने यही बात करनी थी कि हम टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए कि सैटेलाइट को अर्थ का एक चक्कर काटने में लगता है 2 पाई आर। अब यहाँ पे 2 पाई और आर की वैल्यू क्या होगी? आर प्लस एच। ये सिंपल ऑर्बिट का वैल्यू है, हमें मालूम है। और टाइम पीरियड है टी और वेलोसिटी हमारे पास वी दे ही रखी है। अब हमें पता है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू में डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, तो यहाँ पे हमें टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू में डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। डिस्टेंस का वैल्यू क्या दे रखा है? 2 पाई आर प्लस एच अपॉन में वी। अब यहाँ पे 2 पाई आर प्लस एच तो ऐसे ही रहेगा, और वी की जगह क्या आ जाएगा? अंडरवुड में जी एम अपॉन में आर प्लस एच का अंडरवुड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आर प्लस एच का अंडरवुड है वो ऊपर चला जाएगा, तो यानी कि ये आर प्लस एच की पावर 1 है और आर प्लस एच की पावर 1/2 है। तो ये दोनों जब जुड़ेंगे तो हो जाएगी आर प्लस एच की पावर 3/2, यानी कि टी इज इक्वल्स टू में 2 पाई आर प्लस एच की पावर 3/2 अपॉन में अंडरवुड में कैपिटल जी एम। तो यहाँ पर ये वैल्यू हमारे पास निकल के आई टाइम पीरियड की। इसको अगर हमें रिजॉल्व करना है तो इसका हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो कैसा रहेगा? तो अगर हम लोग इसका स्क्वायर कर दें तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में यहाँ पे 2 का तो हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे आर प्लस एच का क्यूब हो जाएगा, और अपॉन में जी एम हो जाएगा, इसका रूट हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए कि 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, कैपिटल जी कांस्टेंट है और कैपिटल एम कांस्टेंट है। तो इस पूरे कांस्टेंट को मिला करके अगर मैं इसको के में कन्वर्ट कर दूं तो क्या कोई दिक्कत होगी? इसको के मान लिया, यानी कि के इज इक्वल्स टू में 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में जी एम, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में के आर प्लस एच का क्यूब। अब रुक जाइए, अब इस ये जो हमारे सामने निकल के आया, ये जो हमारा रिलेशन, इस रिलेशन को देख के कुछ याद आ रहा है? कुछ भी? अगर आपने पहले पढ़ा हो ग्रेविटेशन का पूरा चैप्टर की वीडियोस अगर आप देखते आए हो तो जरूर आपको पता होगा। टी को यहां पर अगर मैं के को हटा दूं, इस कांस्टेंट को हटा दूं, तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर प्लस एच के क्यूब के। आर प्लस एच क्या है? यहां पर देखिए, इस अर्थ के सेंटर से इस सैटेलाइट की दूरी, इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस। तो सेमी मेजर एक्सिस के टाइम पीरियड का क्यूब, टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये कौन सा लॉ है? ये केपलर का थर्ड लॉ है। इसको हम लोग लिखते हैं ना टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब। अब कुछ याद आया? जी हाँ। तो यहां से टाइम पीरियड हम लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं, इसका मतलब। तो मतलब ये हो गया कि ये केपलर का थर्ड लॉ हो गया। तो अब हमको न्यूमेरिकली जानना है कि सैटेलाइट को कितना टाइम लगेगा हमारी अर्थ के चक्कर काटने के लिए। तो बहुत सिंपल है, वापस इसी फॉर्मूले पे आते हैं। टी स्क्वायर इक्वल्स टू में 4 पाई स्क्वायर आर प्लस एच का क्यूब अपॉन में जीएम है। अब 2 मिनट के लिए रुक जाइए। मेरे को क्या है, मैं नहीं जानता कि हाइट क्या है, इसलिए मैं क्या करता हूं कि मैंने इस हाइट को बहुत छोटा माना है, तो इसको मैं अर्थ के रेडियस के हिसाब से नेग्लेजिबल मान लेता हूं, क्योंकि अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर।
और यहाँ पर मेरी जो स्मॉल एच हाइट है वो मैं बहुत छोटी मान के चलता हूँ। वैसे अलग अलग सैटेलाइट्स जो है वो थोड़ा ऊपर भी हो सकती है, तो वहां पर जब हाइट्स बढ़ जाती है तो वहां पे नेग्लेजिबल नहीं मानना है। यहाँ पर मैं नेग्लेजिबल मान के इसको सिंपल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जब इस एच को नेग्लेजिबल मान लिया तो एच इजिकल्स टू में अगर मैंने जीरो भी रख दिया तो यहाँ पर वैल्यू निकल के आती है टी स्क्वायर इजिकल्स टू में 4 पाई स्क्वायर और आर क्यूब अपॉन में जीएम, ठीक है। अब यहाँ का जो टी का स्क्वायर है मैं इधर ले जाता हूं, तो जब मैं टी का स्क्वायर इधर ले जाऊंगा तो 4 पाई स्क्वायर का तो 2 पाई बन जाएगा वापस, और आर क्यूब अपॉन में जीएम का अंडर रूट बन जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों को इसको सॉल्व करना है, तो इसके लिए मुझे ऊपर नीचे आर स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर का जब मैं इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जीएम और आर स्क्वायर ये जो टर्म है ये क्या है, क्या कहलाएगा, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहलाएगा, अगर आपने पहले की वीडियोस देखी हो तो इसको जी मान लेंगे, ठीक है। और यहां पर आर स्क्वायर से आर क्यूब का एक आर कटेगा तो यहां पर वैल्यू निकल के आएगी 2 पाई अंडर रूट में आर अपॉन में स्मॉल जी। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास निकल के आई है, अब ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, धरती के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के हिसाब से निकाली है मैंने। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मैं ये मान रहा हूँ कि हाइट जो है मतलब इतनी ज्यादा ऊपर नहीं है सैटेलाइट मेरी पृथ्वी से, बहुत कम, मतलब पास ही है, बहुत पास ही है, तो उसके लिए ये जो निकलेगी इक्वेशन ये वैलिड होगी। और वहीं मैं इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालूं तो यहाँ पे पाई का और आर का और जी का जब आप वैल्यू रख देंगे कुछ इस तरीके से तो आपके सामने वैल्यू निकल के आएगी 85 मिनट्स के आसपास। मतलब ये हुआ कि किसी भी सैटेलाइट को सबसे कम दूरी पे मान लो स्थापित है कोई सैटेलाइट अगर धरती से, उसको कम से कम मिनिमम 85 मिनट्स तो लगेंगे अर्थ को रिवॉल्व करने के लिए, मतलब अर्थ का एक चक्कर लगाने के लिए। तो ये चीज ध्यान रखनी है। और जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी यहां पर आर प्लस एच को, जैसे मैंने आर बनाया वहां पे आर प्लस एच ही रहने देंगे और इसी तरीके से इक्वेशन निकल के आएगी। यहां पर आर प्लस का एच ही रहेगा और अपॉन में जी आएगा, यहां बाहर अपना 2 पाई आएगा। तो ये हो जाती है अर्थ के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के हिसाब से हमारी जो टाइम पीरियड की वैल्यू, किसी भी सैटेलाइट के टाइम पीरियड की वैल्यू। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि इस तरीके से हमारी एक सैटेलाइट जो है कितने समय में, कम से कम उसको कितना समय चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा उसकी हाइट पे डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा हाइट उतना ही ज्यादा समय। दैट्स वेरी सिंपल, बहुत ही नॉर्मल चीज है। तो ये हो जाता है, एक इक्वेशन आपके सामने निकल के आ जाती है। सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये फंडा समझ में आया होगा अर्थ सैटेलाइट का। आगे चल के अपन लोग बात करेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के बारे में और भी चीजों के बारे में। फ्रेंड्स आज हम लोग बात करने वाले हैं किसी भी ऑर्बिट के अंदर घूमने वाले ऑब्जेक्ट की एनर्जी के बारे में। यानी कि अर्थ के आसपास में किसी भी ऑर्बिट पे अगर कोई चीज, कोई वस्तु घूम रही है, जैसे कि हमारी सैटेलाइट्स हो गई, मून हो गया, या फिर सन के आसपास ही हमारी अर्थ घूम रही है, प्लैनेट्स घूम रही है, उसकी एनर्जी क्या होती है। तो बेसिकली आज एक सैटेलाइट को हम लोग बेस बना करके चलेंगे और एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल सैटेलाइट को हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि हमारी अर्थ बनी हुई है और इस अर्थ के आसपास एक सैटेलाइट है जो कि कुछ दूरी पर घूम रही है, और हमने अर्थ के सेंटर से इसकी दूरी r प्लस एच कर रखी है, ठीक है। r प्लस एच को आप चाहें तो स्मॉल r से भी डिनोट कर सकते हैं, जिससे क्या आसानी होगी, आपको मुश्किल नहीं लगेगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा ये, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है कि हमारी ये जो सैटेलाइट घूम रही है तो ऑब्वियस सी बात है ये गति कर रही है, और गति कर रही है, मोशन कर रही है, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू में काइनेटिक एनर्जी प्लस ये किसी हमारे अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, ग्रेविटेशनल एनर्जी के अंदर, तो इसके अंदर कुछ ग्रेविटेशनल एनर्जी भी होगी, तो यहाँ पे प्लस ग्रेविटेशनल एनर्जी यानी कि पीई या फिर यूजी आप लिख सकते हैं इसको। तो हम लोगों को मालूम है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो होती है 1/2 mv², और हमने पहले निकाली हुई है हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अर्थ के बाहर है, इसलिए इसकी माइनस में जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर प्लस एच, ठीक है। इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, किसी भी ऑब्जेक्ट की एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है माइनस में होती है, ठीक है। ये हमारे सामने एक्सप्रेशन निकल के आ गया। अब यहाँ पे एक चीज है जो ध्यान देने वाली है, देखिए यहाँ पर एक एनर्जी में से दूसरी एनर्जी माइनस हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास सामने एक क्वेश्चन उठ करके आता है कि इस सैटेलाइट की एनर्जी या तो पॉजिटिव होगी या जीरो होगी या फिर नेगेटिव होगी। ये तीन कंडीशन है, इनमें से कौन सी कंडीशन में इसकी एनर्जी होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये जो सवाल है इसी से ही इस कंसेप्ट को हम लोग आगे समझ सकते हैं।
तो हमें प्राप्त करनी पड़ेगी, और प्राप्त करने के लिए, गेट करने के लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और इसे सॉल्व करने के लिए हमें इसे एक फॉर्म बनाना पड़ेगा। जैसे कि यहां पर दे रखा है कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर प्लस एच दे रखा है। तो इसी तरीके से इस काइनेटिक एनर्जी को हम लोगों को जी एम मतलब इन सारे टर्म्स के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कैसे कर सकते हैं, इस वेलोसिटी को चेंज करके, और इस वेलोसिटी को चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ये सैटेलाइट हमारे अर्थ के आसपास घूम रही है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। और जाहिर सी बात है अगर हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट कर रहा होगा, मतलब खींच रहा होगा सैटेलाइट को अपनी तरफ, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या निकलती है, एम वी स्क्वायर अपॉन में उसका रेडियस, और रेडियस है आर प्लस एच, तो एम वी स्क्वायर अपॉन में आर प्लस एच। और इन दोनों को जब हम लोग इक्वल कर देंगे, तो जब आप आर प्लस एच से आर प्लस एच का स्क्वायर काट देंगे तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू में कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन में आर प्लस एच निकल के आएगा। अब ये जो वी स्क्वायर यानी कि इस वेलोसिटी की, जिस वेलोसिटी से हमारी ये जो सैटेलाइट है अर्थ के आसपास चक्कर काट रही है, इस वेलोसिटी को अगर मैं इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूं तो 1/2 के स्मॉल एम कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन में आर प्लस एच माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर प्लस एच, ये हो गई टोटल एनर्जी की वैल्यू। अब इसमें से ये जो चीजें हैं वो कॉमन आ रही है, यानी कि कैपिटल जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन में आर प्लस एच कॉमन है, तो उसको बाहर निकाल लिया हम लोगों ने, अंदर रह गया 1/2 माइनस का 1, तो ई इज इक्वल्स टू में माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में 2 आर प्लस एच। अब थोड़ी देर के लिए इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ये जो वैल्यू मेरे पास एनर्जी की निकल के आई है, ये वैसे स्टैंडर्ड वैल्यू है, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है, और यहां पहले मैंने जो पोटेंशियल एनर्जी का यूज किया था ये उसकी दुगनी है, अगर आप ढंग से देख सके तो ये इसकी दुगनी है। इस एक्सप्रेशन को हमें याद रखना है, ठीक है। ये एक हमारे सामने निकल के आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या साबित हुआ कि जो एनर्जी ऑफ सैटेलाइट या किसी भी ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी होगी वो नेगेटिव होगी। अब इस एनर्जी के नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ, मतलब मैंने इस एक्सप्रेशन से निकाला कि मेरी जो एनर्जी टोटल एनर्जी निकल के आई है वो नेगेटिव निकल के आई है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि ये जो सैटेलाइट है बेसिकली अपने ऑर्बिट में बाउंड है, बंधी हुई है, कसी हुई है, ये कहीं दूर नहीं भाग सकती, कहीं दूर निकल के जा नहीं सकती। यही चीज हमें यहां पर याद रखनी है, समझनी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के आसपास एक ऑर्बिट में घूमता है तो वो अपनी मर्जी से नहीं घूम रहा है, वो बाउंडेड है। जैसे कि हमारी अर्थ जो है वो सन के आसपास बाउंडेड है। इसी चीज को हमें याद रखना है, समझना है। इसीलिए इस एनर्जी को हम लोग ऑर्बिट की बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं। बाइंडिंग एनर्जी से आपके दिमाग में एक और चीज अगर आई हो कि हमारे जो एटम्स हैं उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाइंडिंग एनर्जी से ही बंधे हुए होते हैं, यानी कि किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके आसपास एक एटम बना होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके जितने भी इलेक्ट्रॉन है बाइंडिंग एनर्जी से बंधे हुए हैं। और हमारा सोलर सिस्टम के अंदर जितने भी प्लैनेट है वो भी बाइंडिंग एनर्जी से बंधे हुए हैं, यानी कि ये एक छोटा सा सोलर सिस्टम और फिर एक बड़ा सोलर सिस्टम। समझ सकते हैं, ये छोटा सा सोलर सिस्टम, रदरफोर्ड ने कहा था कि एक एटम के अंदर अपना एक छोटा सा सब एटॉमिक वर्ल्ड होता है जिसके अंदर एक सोलर सिस्टम होता है, जिसमें एक न्यूक्लियर के आसपास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर काटते रहते हैं। वैसे ही हमारे सन के आसपास हमारे प्लैनेट चक्कर काटते रहते हैं। तो जो चीज छोटे लेवल पे हो रही है वही चीज बड़े लेवल पे हो रही है। हाँ, कैलकुलेशन करने के तरीके बदल जाते हैं। बड़े लेवल को आप क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं, छोटे लेवल को आप क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। फर्क है, यही फर्क है। तो फ्रेंड्स, ये है किसी भी ऑर्बिट की ऑर्बिटल एनर्जी। इस एनर्जी को आपको याद रखना है, बार बार इसके एक्सप्रेशन को निकालना है क्योंकि इसके बनते हैं क्वेश्चंस। तो यहां पर मैंने आपको ऑर्बिटल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो निकाल के दिखाया है, और अब मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में आपके लिए ऑर्बिटल एनर्जी का एक अच्छा सा एग्जांपल ढूंढ के लाया जाए आप ही की बुक में से, जिससे आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझ में आए, क्योंकि ऐसे एग्जांपल्स जो है वो क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में भी बनते हैं और काफी कंसेप्चुअल भी होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी ऑर्बिट की एनर्जी। मुझे उम्मीद है आपको ये ऑर्बिटल एनर्जी का जो कंसेप्ट है समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको याद ही होगा, पिछली वीडियो में हम लोगों ने बंधन ऊर्जा यानी कि बाइंडिंग एनर्जी को कवर कर लिया था। इसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसी ऑर्बिट में घूम रहा है वो बाउंडेड है एक एनर्जी की वैल्यू से, जो एनर्जी की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी। ठीक है, आज हम लोग उसी का एक एग्जाम्पल करने वाले हैं, हमारी बुक में से है। वो एग्जाम्पल मुझे काफी सही लगा। क्यों? क्योंकि इससे हमारे काफी सारे कंसेप्ट इसके क्लियर हो जाते हैं, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है इसका, ये कंसेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाता है।
तो वो क्वेश्चन जो है हमारा एक एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल है 8.8। अब वो एग्जाम्पल क्या कह रहा है, वो एग्जाम्पल ये कह रहा है कि ये 400 kg सैटेलाइट इज इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2re अबाउट द अर्थ। How much energy is required to transfer it to a circular orbit of radius 4re? What are the changes in the kinetic and potential energy? So basically इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारी अर्थ है, अर्थ की रेडियस के दुगने मतलब 2re की पोजीशन पर एक सैटेलाइट है जो कि इस तरीके से चक्कर काट रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब हम लोग चाहते हैं कि इस सैटेलाइट को यहां से उठा के 4re यानी कि अर्थ की रेडियस का 4 गुना इस पोजीशन पे इसको ट्रांसफर कर दिया जाए, जैसा कि हमारे स्पेस सेंटर्स करते रहते हैं। मतलब सैटेलाइट्स का अगर उनको चेंज करना पड़ता है, जगह जगह इनको कक्षाएं चेंज करनी पड़ती है, यानी कि कक्षाएं चेंज करने में, ऑर्बिट चेंज करने में एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो कितनी एनर्जी लगेगी इसको इस ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ले जाने में, हिंदी में बोलो तो इस कक्षा से दूसरी कक्षा में ले जाने में इसको टोटल कितनी एनर्जी लगेगी, यही हमें निकालना है। न्यूमेरिकली इसकी वैल्यू हमको निकाल के दिखानी है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन काफी अच्छा है। क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, बंधन ऊर्जा यानी कि बाइंडिंग एनर्जी की टोटल वैल्यू हमारे पास क्या है, मतलब क्या निकाली थी हम लोगों ने इसकी वैल्यू निकाली थी E इक्वल्स टू माइनस का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ अर्थ ऑफ मास, यानी मास ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ द सैटेलाइट अपॉन में 2r प्लस h या फिर 2re यानी कि अर्थ की रेडियस। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये इसकी टोटल एनर्जी है। अब देखिए, ये जो 2re पोजीशन पे यहां पर पहले से मौजूद है, यहां पर होगी इसकी इनिशियल एनर्जी। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमारे लिए ये सैटेलाइट इनिशियल पोजीशन उसकी यही है, मतलब यहीं से वो स्टार्ट हो रही है, इसलिए इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी हमें पता है कि EI इज इक्वल्स टू में माइनस का कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में 4re। क्यों? क्योंकि यहां पर 2re तो पहले से है, तो 2 × 2 इज इक्वल्स टू में 4re। ठीक है, ये इसकी इनिशियल एनर्जी होगी इस जगह पे। और इसकी फाइनल एनर्जी क्या होगी? फाइनल एनर्जी भी सिंपल है, EF इज इक्वल्स टू में माइनस का कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में 8re। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां पर दो हमारे पास एनर्जीज की वैल्यू निकल के आई, यानी कि इनिशियल जगह पर ये और फाइनल जगह पे एनर्जी की वैल्यू ये निकल के आएगी। अब इसे हमें सॉल्व करना है, और सॉल्व करने से सिंपल है कि यहां पर हम लोगों को EF माइनस EI निकालना पड़ेगा। मतलब फाइनल एनर्जी में से इनिशियल एनर्जी जब हम लोग माइनस करेंगे तब हमें पता चलेगा कि इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट तक आने में कितनी एनर्जी ली इस सैटेलाइट ने। तो सिंपल है, E इज इक्वल्स टू में EF माइनस का EI, तो E इज इक्वल्स टू में माइनस का G M स्मॉल m अपॉन में 8re प्लस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में 4re, क्योंकि ये माइनस का था तो ये प्लस में हो गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका हम लोग लेते हैं एलसीएम, यानी कि अब एलसीएम इसका क्या आएगा 8re, और जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यहां पर माइनस का कैपिटल G M स्मॉल m प्लस 2 कैपिटल G M स्मॉल m बचेगा, और इसमें से जब ये माइनस होगा तो यहां पर प्लस का कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में 8re बचेगा। तो ये जो एनर्जी है हमारे पास वैल्यू निकल के आई है, लेकिन इसको हमें आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे RE से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू हमें जानना है ना। तो जब हम इसको RE से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये RE से RE जब मल्टीप्लाई होगा तो RE स्क्वायर बन जाएगा, G कैपिटल M स्मॉल m RE ऊपर रह जाएगा। तो अब यहां पर हम लोग एक काम और कर लेते हैं कि कैपिटल G कैपिटल M अपॉन में RE स्क्वायर को जो है अलग से रख लेते हैं, और स्मॉल m RE अपॉन में 8 जो है वो अलग से रखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है कैपिटल G M अपॉन में RE स्क्वायर, ये क्या है? ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है, हमें मालूम है स्मॉल g। तो इसको स्मॉल g से सब्स्टिट्यूट आप जब करेंगे तो G स्मॉल m RE अपॉन में 8। अब यहां से हम लोग इसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब सारी न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास है। जैसे कि मास ऑफ द सैटेलाइट हमें मालूम है 400 kg दे रखा है, वहीं हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू पता है, और ये जो रेडियस है अर्थ की वो भी हमें मालूम है। जब आप हम इस चीज को रखेंगे, वैल्यू रखेंगे, यानी कि 9.8 मल्टीप्लाई बाय 400 मल्टीप्लाई बाय 6.37 मल्टीप्लाई बाय 10⁶ अपॉन में 8, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 3.13 मल्टीप्लाई बाय 9 जूल, और ये जो वैल्यू होगी बेसिकली निकल के आएगी हमारी माइनस के अंदर। क्यों माइनस में निकल के आएगी, इसका जवाब दे सकते हैं आप लोग। क्यों? क्योंकि ये बाइंडिंग एनर्जी है, और ये बाइंडिंग एनर्जी हमेशा जो है वो माइनस में होती है। बाइंडिंग एनर्जी को हम लोग माइनस से, पहले भी मैं पिछली वीडियो में बात कर चुका हूं इस बारे में, यानी कि ये जो वैल्यू है माइनस का 3.13 मल्टीप्लाई बाय 10⁹ जूल, जो एनर्जी की वैल्यू है, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज है।
ठीक है, तो ये जो वैल्यू निकल के आई काइनेटिक एनर्जी की निकल के आई, और वहीं हमें निकालनी है उसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो कैसे निकालेंगे? मैंने पिछली वीडियो में एक चीज कही थी कि जब हम इसकी ऑर्बिट के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट की एनर्जी निकालते हैं, हमें पता है, तो यहाँ पर नीचे 2 लगा हुआ है, यानी कि इसकी दुगनी हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी की दुगनी है। तो इसको डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तकरीबन निकल के आएगा 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁹ जूल। ये जो हमारे पास वैल्यू निकल के आई पोटेंशियल एनर्जी की निकल के आई। मतलब यहां पर जो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा था कि इस सैटेलाइट को यहां से इस ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने में कितना एनर्जी लगी, तो उसकी वैल्यू तो निकल के आएगी 3.13 मल्टीप्लाई बाय 10⁹ जूल। और ये जो 2 वैल्यू हमारे पास सामने निकल गए, माइनस का 3.13 मल्टीप्लाई बाय 10⁹ जूल और माइनस का 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁹ जूल, ये जो है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में आने वाले चेंजेस हैं। दे रखा ना क्वेश्चन में, यही तो वैल्यू हमें निकालनी थी। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मुझे इसलिए ढंग का लगा क्योंकि यहाँ पर एनर्जी के चेंजेस भी हमें देखने को मिल रहे हैं, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के चेंजेस हैं। साथ ही और एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने में कितनी सारी एनर्जी का यूज लगता है एक सैटेलाइट को। तो ये तो सिर्फ एक सैटेलाइट की बात है, 400 किलो की सैटेलाइट है। अगर सोचिए अगर कोई प्लैनेट अपना ऑर्बिट बदलने जाए, वैसे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हम लोग सोचें कितनी एनर्जी लेगा, कितना सब कुछ, कितना इफेक्ट पड़ सकता है हमारे सोलर सिस्टम के ऊपर। तो फ्रेंड्स ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एनर्जी का, ऑर्बिट की एनर्जी का। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसको बार बार देखें, समझें, और ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे बड़े बड़े सैटेलाइट जो है, तो सोचिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का वजन कितना होगा अगर वो उसकी जगह चेंज की जाए। वो वैसे चेंज होती नहीं है, वो सारी जो चीजें हैं वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के अंदर आती हैं। उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करने वाले हैं कि वो क्या है, कैसे काम करती है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आई होगी, ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सैटेलाइट्स के ऊपर जिसकी वजह से हमारे कम्युनिकेशन के सारे सिस्टम चल रहे हैं, जिसको हम लोग जानते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के माध्यम से। फ्रेंड्स इससे पहले हम लोग जान चुके हैं कि हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के आसपास चक्कर लगाते हैं, वहीं हमारा मून जो है वो अर्थ के आसपास चक्कर लगाता है। और वैसे ही हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है अंतरिक्ष में छोड़ रखे हैं अर्थ से कुछ दूरी के ऊपर, जो कि अर्थ के आसपास एक फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, और उन्हें हम लोग सैटेलाइट्स के नाम से जानते हैं। लेकिन नॉर्मल सैटेलाइट्स और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में कुछ फर्क होता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के लिए कुछ फिक्स प्लेन होते हैं, फिक्स ऑर्बिट्स होते हैं जिनके अंदर वो चक्कर लगाती हैं, एक फिक्स पोजीशन और एक फिक्स वेलोसिटी के हिसाब से। कहने का मतलब ये है कि अर्थ जब अपने ऑर्बिट पर जब घूमती है और साथ ही अपने जो रिवोल्यूशन करती है अपने पूरा दिन का, वो रिवोल्यूशन के हिसाब से ही ये जो हमारी सैटेलाइट है वो भी अर्थ के आसपास उसी वेलोसिटी से घूमती है। कहने का मतलब है अर्थ की जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वह एंगुलर वेलोसिटी हमारी जियोस्टेशनरी सैटेलाइट के ऊपर होगी। जैसा कि आप लोग देखते हैं अपने घर के ऊपर, आप लोगों ने कभी टीवी की छतरी देखी हो, उसकी एक फिक्स पोजीशन होती है, उस पोजीशन के हिसाब से ही आप समझ सकते हैं कि सैटेलाइट भी घूम रही है। पूरे दिन में हमारी अर्थ घूमती है, सैटेलाइट भी उसके हिसाब से घूमती है, यानी कि एक फिक्स रेट के हिसाब से। इसीलिए इस चीज को हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। और जिस प्लेन के अंदर ये घूमती है उसको हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। और इसकी पोजीशन इतनी दूरी पर सेट की जाती है जिस दूरी के ऊपर बेसिकली इसे ये 24 घंटे के अंदर घूम जाए। कहने का मतलब ये है कि हमारी अर्थ 23 घंटे 56 मिनट के आसपास में एक दिन पूरा करती है, एक रिवोल्यूशन पूरा करती है, और उतने ही टाइम पीरियड के हिसाब से ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी घूमे तो उसको उस दूरी पर रखना जरूरी है अर्थ से। तो उसी दूरी को आज हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं मैथमेटिकली कि वो दूरी है कितनी, कि कितना दूर है वो हमसे, हमारी अर्थ की रेडियस, मतलब अर्थ के सेंटर से कितना दूर है, उसकी रेडियस कितनी है। अब सेंटर का मतलब होता है बीच वाला सेंटर, ये वाला, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग कैलकुलेट करना चाहेंगे इसको कि ये हमारी एक अर्थ है, उसके आसपास इक्वेटोरियल प्लेन है जिस पर एक जियोस्टेशनरी सैटेलाइट घूम रही है। अब देखिए हम लोग को पता है कि अगर ये सैटेलाइट घूम रही है तो इसके ऊपर जरूर कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा होगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू हमें पता होती है कि Fg इजिकल्स टू में कैपिटल G मास ऑफ द सैटेलाइट मास ऑफ द अर्थ अपॉन में r²। ये स्मॉल r² जो है वो सेंटर से सैटेलाइट के बीच की दूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर ये लग रहा है तो कहीं ना कहीं इस सैटेलाइट के ऊपर एक फोर्स और लग रहा है जिसने इस सैटेलाइट को इस प्लेन पर बनाए रखा हुआ है। और वो कौन सा फोर्स होगा? जी हाँ, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स की जो वैल्यू होगी वो होगी m ओमेगा² r²। अब यहाँ पे मैंने ओमेगा² का यूज क्यों लिया? क्योंकि ओमेगा² का मतलब होता है एंगुलर वेलोसिटी, और ये अपनी एक पूरे ऑर्बिट में ही एंगुलर वेलोसिटी करेगी, क्योंकि ये प्लेन नहीं चल रही है, सीधी नहीं चल रही है, ये घूम रही है बार बार।
जो अर्थ के आसपास घूम रही है, ठीक है। तो ये दो फोर्सेस लग गए, यानी कि सेंट्रिपेटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। इन दोनों को जब हम लोग इक्वल रखेंगे, एम ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू में जी स्मॉल एम एम अपॉन में आर स्क्वायर, यहाँ पर स्मॉल एम से स्मॉल एम कट जाएगा, और यहाँ पे हम लोगों को बीच में की रेडियस की वैल्यू निकालनी है, तो आर क्यूब इज इक्वल टू में जी एम अपॉन में ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। और इसी में अब जब हम लोग वैल्यू रख देंगे, सारी की सारी मैथमेटिकल वैल्यू, तो हमारे सामने निकल के आएगी वो दूरी जिस दूरी पर ये सैटेलाइट बेसिकली स्थित है। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास जितनी भी वैल्यूज हैं वो हमारे पास है, यानी कि कैपिटल जी का जो वैल्यू है हमारे पास 6.674 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर। वहीं हमारे पास मास ऑफ द अर्थ है 5.972 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 केजी। और हमें निकालनी है ओमेगा, यानी कि इसके घूमने की जो वेलोसिटी है वो कितनी है। अब घूमने की वेलोसिटी निकालनी है तो सिंपल सी बात है कि हमें निकालना पड़ेगा इस हमारे सैटेलाइट या फिर अर्थ के द्वारा पूरा काटा हुआ डिस्टेंस, और डिस्टेंस होगा 2 पाई, यानी कि एक पूरा चक्कर अपॉन में टाइम, यानी कि 24 घंटे के अंदर कितना टाइम होता है, यानी कि कितने सेकंड्स होते हैं। अब हमें पता है सेकंड होता है हमारा ऐसा यूनिट, तो टोटल सेकंड होता है 86,400 सेकंड्स, तो 2 पाई अपॉन में 86,400 सेकंड्स हमें लिखना पड़ेगा ओमेगा की जगह, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग वैल्यूज रखना शुरू करते हैं। तो आर क्यूब इजिकल्स टू में 6.674 मल्टीप्लाई बाय 5.972 मल्टीप्लाई बाय 86,400 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻11 इंटू 10⁻24 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3.14, क्योंकि 2 पाई का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये पाई का हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, और ऊपर हमें इस वैल्यू को हम लोग ऊपर भेज दें क्योंकि ये बट्टे में है, यानी कि अपॉन में है, ठीक है। और अब इन सारी वैल्यूज को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके सामने निकल के आएगा कुछ वैल्यू 42,168.4 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जियोस्टेशनरी सैटेलाइट अर्थ के सेंटर से 42,168.4 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसका मतलब ये है कि हमारा जो अर्थ का रेडियस होता है, मतलब सरफेस तक का रेडियस होता है 6378.1 किलोमीटर, यानी कि 6378.1 किलोमीटर। तो जब हम इसको इस वैल्यू में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे सामने वैल्यू निकल के आएगा 35,790.3 किलोमीटर्स। तो यानी कि अर्थ की सरफेस से ये हमारी जियोस्टेशनरी सैटेलाइट 35,790 यानी कि 35,790.3 किलोमीटर दूर है। अब इसे आइडियली हमारी बुक के अंदर लिख रखा है 35,800 किलोमीटर। तो वो इसलिए लिख रखा है क्योंकि हमारा जो वैल्यूज है वो सारी प्रिसाइज नहीं है। हमारी वैल्यूज जो है उसमें कई सारी गलती है, जैसे कि हमने पाई की वैल्यू 3.14 रखी है, वैसे इसकी बहुत लंबी वैल्यू होती है, वो रखनी पड़ती है इसके अंदर, ठीक है। और वहीं हमारा जो पाई का वैल्यू हो गया, इसी तरीके से कई सारी चीजें हैं, जैसे कि 80, क्योंकि जो अर्थ है वो बेसिकली एक चक्कर जो है प्योर 24 घंटे में नहीं काटती है, 23 घंटे 56 मिनट के आसपास किसी के टाइम पीरियड में काटती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसमें प्रिसाइज वैल्यू रखेंगे तो 35,800 किलोमीटर आ जाएगी निकल के वैल्यू। तो ये है वो दूरी जिससे कि हमारा जियोस्टेशनरी सैटेलाइट दूर होती है। और इसी दूरी पर जो है आते आते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो फेल हो जाती हैं, और रेडियो वेव्स को की जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि 2 मेगाहर्ट्ज से 10 मेगाहर्ट्ज जो है उसको कवर करना मुश्किल होता है। तो इसके लिए ये जो सैटेलाइट है ये हेल्प करती है और कई सारे सिग्नल्स भेजने में हेल्प करती है। सो फ्रेंड्स, ये है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट जो कि अवेलेबल होती है, और इससे कई सारे जो है एजुकेशन हमारी कई सारी जो है वो की जाती है, स्टडीज की जाती है, हमारे इन्वायरमेंट की स्टडी की जाती है, अर्थ का टेम्परेचर देखा जाता है। आपने देखे होंगे कई सारे थर्मल मैप देखे होंगे, तो थर्मल मैप वहीं से निकल के आते हैं। और भी कई सारी टेक्निक्स है जिसकी वजह से हम लोग पता कर सकते हैं, और इसमें भी कई सारे टाइप्स होते हैं। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग साइंस। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐसी सैटेलाइट्स के बारे में जो बेसिकली हमारे अर्थ की मैपिंग में काम आती हैं, अर्थ की कई सारी ऑब्जर्वेशंस में काम आती हैं, और साथ साथ एनवायरनमेंट की बहुत सारी स्टडीज में काम आती हैं। जैसे कि अर्थ के कौन से इलाके में कितनी ग्रीनरी है, अर्थ के कौन से इलाके में कितना डेजर्ट एरिया है, और साथ ही कौन से इलाके में कितना पानी है या फ्लड आई हुई है या कोई नेचुरल डिजास्टर आया हुआ है। जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं पोलर सैटेलाइट्स के बारे में। फ्रेंड्स, इसके नाम से ही पता चलता है कि पोलर सैटेलाइट का मतलब जो कि पोल्स के आसपास घूमती है, यानी कि नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोग जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स के बारे में जान चुके हैं जो बेसिकली इक्वेटर लाइन पे घूमती है, मतलब उसी के आसपास इक्वेटोरियल ऑर्बिट बना हुआ है जो तकरीबन 36,000 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ होता है, और वो एक पोजीशन पे होती है जिसकी मदद से सारे के सारे कम्युनिकेशन जो है हो पाते हैं, मतलब सिग्नल दे पाते हैं।
जैसे कि हमारे टीवी का डिश एंटीना एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ये जो सैटेलाइट है बेसिकली ये अर्थ के बिल्कुल रिस्पेक्ट में अलग तरीके से घूमती है। जैसे कि अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, लेकिन ये जो है नॉर्थ टू साउथ घूम रही है। साथ ही इन सैटेलाइट्स का साइज भी उतना ज्यादा बड़ा नहीं होता और इनकी जो स्पीड है वो बहुत तेज होती है, चूंकि इनका एल्टीट्यूड बहुत कम होता है। एल्टीट्यूड इनका 500 से 900 किलोमीटर के आसपास होता है, मतलब ये इतनी ही दूरी पर होती हैं अर्थ से। वो 36,000 किलोमीटर की दूरी पर होती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, लेकिन ये 500 से 900 किलोमीटर की दूरी पर ही होती है। क्यों? क्योंकि इस पर एक कैमरा लगाया जाता है जिसकी मदद से सारी ऑब्जर्वेशंस को ऑब्जर्व करके जो भी डाटा मिलता है उसको भेजा जाता है लेबोरेटरी में, चेक किया जाता है और इसी से काफी सारे काम होते हैं, जैसे कि हमारे वेदर की फोरकास्टिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, फोरकास्टिंग के लिए वैसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का यूज किया जाता है क्योंकि कम्युनिकेशन काम है, लेकिन वेदर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है कलेक्ट करने का काम है ये पोलर सैटेलाइट करती है। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली ये काम कैसे करती है, देखिए हमारे बुक के अंदर एक बड़ा अच्छा डायग्राम दे रखा है कुछ ये वाला, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से काम हो रहा है। अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है और ये नॉर्थ टू साउथ घूम रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बार में पूरी अर्थ का डाटा देना संभव नहीं है इसके लिए। तो ये जो डाटा है बेसिकली स्ट्रिप्स में आता है। स्ट्रिप से मेरा मतलब है कि आप लोग सोचिए कि ये जो अर्थ है लगातार घूम रही है और ये सैटेलाइट भी लगातार घूम रही है, तो जब ये यहाँ थी तो अर्थ यहाँ घूम गई, थोड़ी इस तरफ घूम गई, तो ये और उसके बाद यहाँ पर यहाँ आई, मतलब पोलर सैटेलाइट यहाँ आई तो ये अर्थ और घूम गई, तो फिर ये इस तरीके से घूमती रहती है और इस तरीके से इस स्ट्रिप का मतलब बेसिकली ये एरिया जो है अर्थ का वो कवर कर पाती है। इस तरीके से पूरे दिन में 2-3 चक्कर 4 चक्कर लगाने के बाद ये पूरे अर्थ का डाटा हमें दे पाती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका टाइम पीरियड भी कम है, यानी कि 2 से 4 या 5 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 घंटे, इतने टाइम में ये चक्कर लगा लेती है। और वो बेसिकली डिपेंड करता है कि जो हमारा सेंटर है, मतलब जो स्पेस सेंटर है, वो क्या स्पीड रखना चाहता है। जैसे कि अगर आप लोग कभी नासा के ऐप पे गए हो या फिर आप लोगों ने यूट्यूब पे नासा का लाइव देखा हो, तो वो क्या करते हैं, इन सैटेलाइट्स का जो व्यू है वो लाइव चला देते हैं, जिसका मदद से आप लोग देख सकते हैं अर्थ के अंदर कल के हिसाब से आज क्या चेंज आए हुए हैं। तो वो लाइव आप लोग देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी चलते रहते हैं और उनके ऐप पे तो चलता ही रहता है। ठीक है, ये बात हो जाती है। और इसका जो टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया 2 से 4 घंटे के लिए, और ये टाइम पीरियड जो है निकालना बहुत ईजी है। जो पहले हम लोगों ने पढ़ा है, जो सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड और वेलोसिटी पढ़ा है उसके अंदर आराम से आप निकाल सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। इसी तरीके से इसके और भी बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे कि रिमोट सेंसिंग। अभी रिमोट सेंसिंग क्या होता है? रिमोट सेंसिंग बेसिकली मैं आपको बता दूं 2 तरीके के सेंसर्स पे चलता है, एक्टिव सेंसर और पैसिव सेंसर। अब ये जो पैसिव सेंसर्स होते हैं बेसिकली क्या करते हैं, ये रिफ्लेक्टेड एनर्जी, हमारा अर्थ जो है बेसिकली ये जो हमारा सूरज है उससे एनर्जी ले रहा है, और कई कुछ एनर्जी लेता है, कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट करता है, तो उस एनर्जी को जो है डिटेक्ट करने का काम है ये पैसिव सेंसर्स करते हैं, जो कि इन सैटेलाइट्स के अंदर लगे हुए होते हैं। और जिससे तय होता है कि हमारे जो एयरक्राफ्ट्स हैं और साथ ही स्पेस क्राफ्ट्स हैं वो कितनी ऊंचाई पर चलने चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या एनर्जी का भी क्या फर्क तो पड़ता है उनके ऊपर बहुत ज्यादा। एरोप्लेन्स पे कई बार क्या एरोप्लेन्स क्या डिस्प्लेस हो जाते हैं अपनी जगह से, मतलब हिलने लगते हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो उन प्रॉब्लम से बचने के लिए जो है ये जो सेंसर से काम करते हैं। साथ ही रिमोट सेंसिंग में एक्टिव जो सेंसर्स होते हैं वो बेसिकली काम करते हैं रेडार और लाइडार के ऊपर। रेडार का मतलब होता है कि जैसे कुछ देश होते हैं जो अपनी पोलर सैटेलाइट छोड़ देते हैं, तो वो सैटेलाइट से अपने क्या है, अपने पूरे देश का एक पूरा रेडार बना देते हैं कि उनके देश में कोई गलत एक्टिविटी ना हो, कोई भी टेक्नोलॉजी से गलत काम करने की कोशिश ना करे, तो वो टेक्नोलॉजी को डिटेक्ट कर सकते हैं उस रेडार की मदद से। ठीक है, इसी तरीके से समुद्र के अंदर भी किया जाता है, मतलब समुद्र के अंदर भी नजर इसी तरीके से रखी जाती है हमारे पोलर सैटेलाइट्स की मदद से। इसी तरीके से कई सारी वेदर सैटेलाइट्स भी जो है वो पोलर ऑर्बिट में छोड़ दी जाती है। पोलर ऑर्बिट का मतलब है नॉर्थ टू साउथ का जो ऑर्बिट होता है, इनके अंदर छोड़ देते हैं, तो ये वो सिर्फ वेदर की इंफॉर्मेशन निकाल के देती है, जैसे कि आज यहाँ इतनी बारिश होने वाली है, या फिर कि जो बादल हैं उनका रुख किस तरफ हो गया, मानसून कब आएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंच जाती है उनके पास। इसी तरीके से इन सैटेलाइट्स का यूज जो है मेट्रोलॉजी में भी किया जाता है। हमें पता है मेट्रोलॉजी जो है वो मेजरमेंट की साइंस होती है। मेजरमेंट से मतलब ये है कि कई सारे क्या होता है कि बहुत टाइम निकल जाने के बाद जो हमारे माउंटेन्स होते हैं, जो सी लेवल होता है, और जो हमारे कई जगहों पे पेड़ पौधे होते हैं, उनके अंदर चेंजेस आ जाते हैं। कई जगह बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं, कुछ भी हो सकता है इस तरीके से, मतलब नेचुरल डिजास्टर की वजह से, भूकंप आने की वजह से क्या चेंज आ गया, तो मेट्रोलॉजी की वजह से मेजरमेंट किया जाता है। तो ये भी एक तरीके का साइंस है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो पोलर सैटेलाइट के माध्यम से हो सकती हैं। ये चीज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के माध्यम से नहीं हो सकती। क्यों? मान लो उसके अंदर हम लोग कैमरा तो फिट कर दें, लेकिन वो एक ही जगह पे होती है, फिक्स होती है और अर्थ के साथ ही घूमती रहती है, तो एक ही जगह की तस्वीर बार बार देती रहेगी, तो हम लोगों के लिए वो चीज काम नहीं कर सकती, इसलिए पोलर सैटेलाइट्स का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये है पोलर सैटेलाइट।
अब इसका मैंने आपको समय बता दिया है, 2 से 4 से 6 घंटे, 100 मिनट बता रखा है हमारी बुक के अंदर, जो आइडियल समय बता रखा है, और एल्टीट्यूड हमारा 500 टू 800 किलोमीटर बता रखा है। तो इस तरीके से आप लोग पोलर सैटेलाइट को समझ सकते हैं। ये है एक बेसिक इन्फॉर्मेशन सैटेलाइट के बारे में, पोलर सैटेलाइट के बारे में। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल भी साबित रही होगी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।